ले आओ री फटाफट से अपना ढोल की चिमटा ले आओ जल्दी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी एकदम? बच्चा कहता है फैमिली बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा एकदम वधिया जी। अच्छा, कई बच्चों को तो ये लगता है स्टार्टिंग में कहीं आज क्लास होगी या नहीं होगी, मतलब क्या हमें ढोल की चिमटा लेके सत्संग ही करना है? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। ये तो माहौल बनाना पड़ता है थोड़ा सा ना, कि ताकि एनर्जी आए अंदर से। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड रिलैक्स अगर फील हो जाए ना, पूरी क्लास बढ़िया जाती है जी। मुझे नहीं पता आपका, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर स्टार्टिंग में माइंड रिलैक्स हो जाए तो पूरी की पूरी क्लास जबरदस्त जाती है सर। मेरे को तो बड़ा मजा आता है क्लास के अंदर। अच्छा सुनना ध्यान से, आज मैं वैसे बहुत गुस्सा हूँ आपसे, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ आपसे। और इवन एक बच्चे से नहीं, पूरी फैमिली से गुस्सा हूँ, सिर्फ 4 बच्चों को छोड़ के, सिर्फ 4 बच्चों को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली से मैं गुस्सा हूँ। और मैं मजाक वाला गुस्सा नहीं सर, जब मतलब ये लगा लो गुस्से वाला गुस्सा हूँ, बस ये बात ध्यान रखना। और अगर आप मुझे परिवार मानते हो, मुझे फैमिली का हिस्सा मानते हो, बट जो आपने कल किया है ना वो बिल्कुल सही नहीं किया सर आपने। और मुझे आपसे 0% उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली मेरे साथ ये करेगी। बच्चा कहता है ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सर एक बात बताओ, कल की क्लास में, कस्टम की क्लास में, कल मैंने कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? मेरे को ये बताओ सर, ये मजाक की बात नहीं है। कल मैंने कस्टम की क्लास में वैल्यूएशन के कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने? कल सर मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और 4 क्वेश्चन के ना आंसर सिर्फ 4 ही बच्चों ने मुझे दिए हैं। उस 4 बच्चों के अलावा सिंगल बच्चे ने मुझे आंसर नहीं दिए, सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने। ये सर अब चैट बॉक्स में लिखने का फायदा नहीं है। आपसे गलती हो चुकी है, और छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और जो बच्चे इस हवा के अंदर हैं कि ये सिलेबस तो हमारे एग्जीक्यूटिव में है ही नहीं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार आके मॉड्यूल खोल लेना जी, एक बार आके प्लीज मॉड्यूल खोल लेना। मैं आपको दिखा दूंगा, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं, और जो आज हम सोल्व करेंगे। तो सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको आईसीएसआई का नहीं पता, पेपर अगर डालने पर आ गया, वो जब क्वेश्चन डालेगा आपको पता ही नहीं होगा वो क्वेश्चन कहां से बना। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6 लेक्चर में मैं आपके एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को फ्री कर दूंगा। मैं 6 के 7 लेक्चर लगा रहा हूँ, मे भी आज मुझे लग रहा है कि वो 8 लेक्चर भी लग जाए। हाँ 8 से लेट नहीं जाएंगे, ये मेरी कमिटमेंट है, मैक्सिमम 8 लेक्चर लगेंगे। बट 8 लेक्चर मैं क्यों लगा रहा हूँ सर? एक बात बताओ, एक बच्चा कहता है बस 5 या 6 नंबर का ही है क्या? मतलब 5 या 6 नंबर आपने फ्री में समझ रखे हैं क्या? मतलब कमाल की बात है। मुझे तब दुख हुआ जब मैंने एक बच्चे का चैट बॉक्स के अंदर पढ़ा कि कस्टम कितने नंबर का है, दूसरे ने बोला 5-6 नंबर, कहती बस 5-6 नंबर का है, मतलब बस 5-6 नंबर का है, बस 5-6 नंबर का है। सर उससे बुरे उसके 39 नंबर आए हैं, उससे बुरे उसके 39 नंबर हैं सर, उसका एग्रीगेट बन चुका है, 1 नंबर की वजह से उसका पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। और ये जो बच्चे जिस हवा के अंदर घूम रहे हैं ना, ये सिलेक्टिव चैप्टर करेंगे, सिलेक्टिव चैप्टर में आपको दिखा दूंगा सर। क्वेश्चन एग्जाम के क्लियर नहीं होंगे, फिर मत कहना, फिर प्रॉब्लम पता क्या है, फिर आप एक्सक्यूज दोगे, फिर आपके ना एक्सक्यूज पहले से तैयार है। आधे बच्चों के तो एक्सक्यूज पहले से तैयार हो जाते हैं जी, कि मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था, मेरे प्रॉब्लम ये थी, मेरी प्रॉब्लम ये थी। मतलब सारी दुनिया जहान की प्रॉब्लम हमारे घर में, और किसी के घर में प्रॉब्लम ही नहीं चल रही। मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ, नहीं मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरा परिवार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके परिवार में सारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही चल रही है। कमाल हो गई यार। वैसे ये आपको मैंने पहले भी कहा था, एक दिन ना 24 घंटे बस मेरे साथ गुजार लेना, आप कहोगे सर एग्जाम आपके हैं, एग्जाम मेरे हैं। मतलब कमाल की बात है, अभी तो आपको बनी बनाई चीज मिल रही है, अभी तो मैं डेली आपके लिए आ रहा हूं कि चलो क्वेश्चन करो, उसके बावजूद आप मुझे होमवर्क नहीं भेज पा रहे। मतलब ये आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो। मुझे कल बहुत दुख हुआ है सर आपके कमेंट चेक करके, कि मतलब कमेंट क्या, बच्चों ने होमवर्क ही नहीं भेजा यार, सिर्फ 4-5 बच्चों ने होमवर्क भेजा, बाकी सारे बच्चे आराम से बैठे जैसे कुछ समझ में ही ना आया हो। और देखो कुछ भी समझ में नहीं आया वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं सर, मैं कुछ भी समझ में नहीं आया वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपने होमवर्क क्यों नहीं भेजा वो मुझे नहीं पता। अब आप ये कहोगे सर टाइम नहीं था, तो ऐसा है फिर एग्जाम देने के लिए भी 3 घंटे निकालने पड़ेंगे मेरे बच्चे, और 3 घंटे में जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, आप वो नहीं, आप पता क्या उस टाइम फिर पता क्या बोलोगे, यार मैं भूल गया था, अब मैं क्या करूं जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे।
और प्रोफेशनल वाले बच्चे तो बस छोड़ ही दें जी। चलो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो उनको मैं क्या ज़्यादा डांटूं, प्रोफेशनल वाले बच्चे तो कमाल ही कर रहे हैं, उनके लिए तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, उनके लिए तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे सर, उन्होंने भी आंसर नहीं भेजे। सिर्फ 4 बच्चे कौन से हैं मुझे नहीं पता, वो 4 बच्चे कौन से हैं जी। उन 4 बच्चों के मैं स्पेशली आज नाम लूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आंसर दिए हैं और कमाल कर दिया सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये पूरी फैमिली में बस 4 ही बच्चे अच्छे हैं, बाकी सब बच्चे नालायक हैं जी आज के बाद, क्योंकि जब बच्चे मुझे सारे होमवर्क नहीं भेजेंगे मेरे होमवर्क का, तब तक सारे बच्चे नालायक रहेंगे जी, और मैं नाराज़ रहूँगा, आपसे ध्यान रखना जी। एक तो प्रीत कोठारी, बहुत बढ़िया जी, आपने आंसर, आपके आंसर सही है बिल्कुल प्रीत कोठारी। मानसी राजपूत, मानसी बहुत बढ़िया जी, कमाल। उसके बाद जी हर्ष शहदगे, हर्ष शहदगे, हर्ष नागपाल नहीं कह रहा, हर्ष खुश मत हो, नागपाल साहब खुश मत हो, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आपने तो होमवर्क भेजा ही नहीं है। हर्ष शहदगे और एक बच्चा है प्रियंका राजकुमार, प्रियंका रवि कुमार, इन 4 बच्चों ने होमवर्क भेजा है। यही बच्चे इंटेलिजेंट हैं, यही बच्चे मेरी फैमिली के अच्छे बच्चे हैं। अब कुछ भी बोलो, सॉरी बोल लो, कुछ भी बोलो, सॉरी से क्या होगा सर? एग्जाम हॉल से बाहर होने के, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद अगर सॉरी बोलोगे, सॉरी बोलने का फायदा क्या है? चलो वापस आओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जी आपका, वापस आओ इधर देखो ध्यान से जी। अब लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिवैल्यूएशन का, उम्मीद करूंगा वो चारों क्वेश्चन जिसने मुझे होमवर्क नहीं भेजे साथ के साथ मेरे कंप्लीट करेगा जी। बट उससे पहले फटाफट से 4 से 5 मिनट लगा के अभी तक हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें और भी करने हैं। वैल्यूएशन के रूल्स आज हम कंप्लीट करेंगे, वैल्यूएशन का पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है नी। लो इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा सर, वैल्यूएशन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि आपके ना मेन 3 प्राइस होते हैं, एक तो हो गया एफएएस प्राइस हो गया, एक हो गया एफओबी, एक हो गया सीआईएफ प्राइस हो गया। एफएएस का मतलब क्या होगा कि जो फॉरेन पोर्ट होगा, फॉरेन पोर्ट पे आने तक का जो भी खर्चा होगा वो किस में होगा? एफएएस प्राइस के अंदर होगा। एफएएस में अगर लोडिंग खर्चे ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एफओबी बन जाएगा। और अगर एफओबी में रस्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रस्ते का इंश्योरेंस जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सीआईएफ प्राइस बन जाएगा। आपको मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है उस केस में क्या चाहिए होगी? एफओबी। और अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी निकालनी होगी उस केस में क्या लगेगा जी? सीआईएफ लगेगा। तो सीआईएफ कैसे निकलता है, एफओबी कैसे निकलता है, वो सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर आपको कस्टम ड्यूटी निकालनी हो तो कस्टम ड्यूटी निकालने का तरीका क्या होगा? आपको सीआईएफ चाहिए, सीआईएफ होगी फॉरेन करेंसी में, उसको कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए, और फिर जो रुपीज़ आएगा, रुपीज़ को रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके आपकी ड्यूटी निकल के आएगी। अब बच्चा कहता है सर रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज हम कौन से लेंगे और किस दिन के लेंगे, और रेट ऑफ ड्यूटी हम कौन सी लेंगे और किस दिन की लेंगे? तो याद करो सेक्शन 15 आपकी बात करता है कि रेलिवेंट डेट क्या होगी। सेक्शन 15 रेलिवेंट डेट में कहता है रेट ऑफ एक्सचेंज, मुझे फटाफट से बोल देना जी, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सीबीआईसी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। अगर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना होगा वो किसका लोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगे या सीबीआईसी का? सीबीआईसी का लोगे। किस दिन का लोगे? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे अंडर सेक्शन 46। दोबारा बोलो, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे अंडर सेक्शन 46 उस दिन का जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। और रेट ऑफ ड्यूटी हमें किस दिन की लेनी होगी वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि आपने वो सामान डायरेक्ट घर के लिए क्लियर करवाया है या वेयर हाउस से घर के लिए क्लियर करवाया। याद करो, अगर मैंने कहा था कि अगर आपने डायरेक्ट घर के लिए क्लियर करवाया है, मतलब अगर यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे सामान आ गया, इंडियन पोर्ट से ये सामान डायरेक्टली मैं घर लेके आ रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में 2 केस होंगे, या तो सामान बाहर से वेसल से आया होगा या एनी अदर मोड से आया होगा। अगर सामान वेसल से आपने इंपोर्ट किया होगा उस केस में एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर जो होगा उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी ले लोगे। और अगर आपने वही अदर मोड से इंपोर्ट किया होगा, अदर मोड का मतलब क्या होगा? चाहे वो एयरक्राफ्ट हो गया, चाहे वो व्हीकल हो गया, उस केस में डेट ऑफ अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर जो होगा उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी जो होगी वो कंसीडर करोगे। और फिर अगर वेयर हाउस से घर सामान लेके आ रहे हो जी, दोबारा बोलो, अगर वेयर हाउस से घर सामान लेके आ रहे हो तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी अंडर सेक्शन 68 की उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी जो होगी वो कंसीडर करोगे। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। और ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो, अगर किसी बच्चे ने क्लास सही ढंग से देखी हो, हमने क्वेश्चन भी किए थे काफ़ी सारे, हमने क्वेश्चन भी की थी, और वो क्वेश्चन करने के बाद फिर हमने स्टार्ट की वैल्यूएशन की बातें। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज, एक बात मुझे बोलना जी, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे मुझे पता लग गया, रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लेंगे मुझे पता लग गया। बस अब ये चाहिए कि असेसेबल वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि जब तक मेरी वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं होगी, जब तक सीआईएफ वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं होगी, तब तक रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी मेरे किसी काम का नहीं है। अब हमें वैल्यू कैसे निकालनी है तो गवर्नमेंट ने करी, उसके लिए आपको सेक्शन 14 के पास जाना पड़ेगा। याद करो, सेक्शन 14 के 2 सब सेक्शन थे, एक तो 14(1) और एक 14(2). 14(2) तो सिंपल सा है, गवर्नमेंट करी कुछ गुड्स गवर्नमेंट नोटिफाइड कर देगी, उसमें आपकी टैरिफ वैल्यू फिक्स कर देंगे, उसके बेस पे ही ड्यूटी निकाल देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन है 14(1).
14(1) ये बात कहता है कि तुम्हारी असेसेबल वैल्यू क्या बनेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस का मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो। फटाफट से बोलो पहली कंडीशन क्या थी, जल्दी बोलो पहली कंडीशन क्या थी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू बनाना है तो पहली कंडीशन क्या है, बायर और सेलर आपस में रिलेटेड पार्टी ना हो। सेकंड कंडीशन प्राइस सोल कंसीडरेशन हो। कुछ कंडीशन आपकी रूल नंबर 3 में दी हुई हैं, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो और रूल नंबर 10 की एडिशन हो चुकी हो, फिर जो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी उसके बेस पे ड्यूटी कैलकुलेट करना। ये सारी बातें हमें यहाँ पे सीखी है। फिर ये सारी बातें करने के बाद ना रूल नंबर 11 कहता है कि जब भी तुम वैल्यू निकालोगे सबसे पहले तुम खुद वैल्यू निकालोगे। याद करो सर, जब हमने इंपोर्ट प्रोसीजर किए थे आपको मैंने कहा था कि इंपोर्ट प्रोसीजर में इंडिया के पोर्ट तक सामान कैसे आएगा। अब इंडिया के पोर्ट से वो सामान अगर घर लेके आना है उस केस में क्या करोगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, फिर ड्यूटी पे करोगे, सारी बातें करोगे। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस टाइम क्या करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे। सेल्फ असेसमेंट के टाइम पर क्या निकालोगे, ड्यूटी निकालोगे। ड्यूटी के लिए क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो वैल्यू तुमने डिक्लेयर की होगी ना उसके दो केस होंगे। मैंने कहा जी जो सामान मैंने इंपोर्ट किया वो सामान इतने का है, मैंने कहा जो सामान मैंने इंपोर्ट किया वो सामान इतने का है। अब गवर्नमेंट करेगी तुमने कहा कि वो सामान इतने का है, दो केस होंगे, या तो वैल्यू उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर डिपार्टमेंट ने उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया फिर तो वैल्यूएशन रूल्स के पास जाना, रूल नंबर 4 से लेके रूल नंबर 9 तक एप्लीकेबल होंगे जो आज हमें करने हैं। और अगर तुम्हारी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी फिर गवर्नमेंट कहती है उस केस में वैल्यू तुम्हारी क्या निकलेगी, जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसमें रूल नंबर 10 के एडिशन कर देना, और रूल नंबर 10 के एडिशन करने के बाद जो तुम्हारी वैल्यू होगी उस पर तुम कस्टम ड्यूटी लगा देना। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि रूल नंबर 10 में एडिशन कौन कौन से हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि रूल नंबर 10 में एडिशन कौन कौन से हैं। तो रूल नंबर 10 के दो केस थे, एक तो रूल नंबर 10(1), रूल नंबर 10(2). रूल नंबर 10 मैंने कहा था सेलिंग कमीशन हो गया जी, कॉस्ट ऑफ पैकिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कंटेनर हो गया, ऐसा खर्चा जो सप्लायर के बिहाफ पर रिसीवर ने पे किया वो ऐड करोगे। रॉयल्टी हो गई, लाइसेंस फीस हो गई, और आपके अदर स्पेसिफाइड पेमेंट हो गई, लिंक विद सेल, ये सारे खर्चे तुम्हें रूल नंबर 10(1) में ऐड करने हैं। अब 10(1) से मेन आपका आता है रूल नंबर 10(2) कि 10(2) में कौन से खर्चे ऐड करने हैं। तो गवर्नमेंट कहती है 10(1) के खर्चे ऐड करने के बाद ना तुम्हारी एडजस्टेड एफओबी निकल के आ जाएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, 10(1) के खर्चे ऐड करने के बाद तुम्हारी एडजस्टेड एफओबी निकल के आएगी। अब उस एडजस्टेड एफओबी में तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, हैंडलिंग चार्जेस हो गया, अप टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वो ऐड करना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम कितनी लेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने सामान जो है वो इंपोर्ट कैसे की है। मुझे फटाफट से बोल देना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग की, दो केस थे। अगर आपने इंपोर्ट बाय एयर किया होगा, इंपोर्ट बाय वेसल किया होगा, या व्हीकल किया होगा। अब अगर आपने इंपोर्ट बाय एयर की है, दो केस होंगे, या तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मुझे दिया होगा या खर्चा मुझे नहीं दिया होगा। फटाफट से बोला, अगर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मुझे दिया है, हेलो, अगर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मुझे दिया है और केस हमारा एयर वाला है, तो गवर्नमेंट कहती है फिर एक्चुअल खर्चा और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लेस जो होगा तुम उतना खर्चा लेके चलोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, एयर वाले केस में एक्चुअल कॉस्ट और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लेस तुम ये खर्चा लेके चलोगे। और अगर एक्चुअल खर्चा नहीं पता होगा फिर जो एडजस्टेड एफओबी होगी उसका 20% जो होगा वो तुम यहाँ पे लोगे। और अगर खाली एफओबी नहीं पता, अगर खाली एफओबी नहीं पता, एफओबी प्लस में इंश्योरेंस, इसका कॉम्बिनेशन पता है, तो उन दोनों का जो सम टोटल होगा उसका 20% जो होगा वो तुम यहाँ पे लेके चलोगे। ये मैंने कहा था। और एक बार मुझे फटाफट से बोल दो, अगर मैंने एयर से इंपोर्ट नहीं किया, मैंने किसी और मोड से इंपोर्ट किया है और एक्चुअल खर्चा मुझे पता है, फिर तो लूंगा एक्चुअल। अगर एक्चुअल नहीं पता फिर क्या लेंगे, 20% ऑफ एफओबी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये बात निकल गया कि बच्चा कहता है इंश्योरेंस क्या लेंगे। इंश्योरेंस वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि आपने इंपोर्ट कहीं से भी किया हो, वेसल से किया हो, एयर से किया हो, व्हीकल से किया हो, कहीं से भी इंपोर्ट किया हो, अगर तुम्हें एक्चुअल इंश्योरेंस खर्चा पता है, अगर तुम्हें एक्चुअल इंश्योरेंस खर्चा पता है फिर तो एक्चुअल ले लो। और अगर एक्चुअल नहीं पता तो फिर 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। और अगर एफओबी अकेली नहीं पता तो फिर एफओबी प्लस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो उनका सम टोटल होगा उसका 1.125% लोगे। ये सारी बातें कल हमने की थी जी, ठीक है। और ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो जी, इसके बेस पे एक तो ये पॉइंट्स टू में रिमेंबर, ये हमें रीड करने हैं, और उसके बेस पे ये देखो ये वाले हमने कल एग्जांपल किए थे। एग्जांपल नंबर 1 भी हमने किया था, एग्जांपल नंबर 2 भी हमने किया था, और एक एग्जांपल नंबर 3 मेरे ख्याल से मैंने आपको और लिखवाया था जी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो है हाउ टू कैलकुलेट वेरियस ड्यूटी। ड्यूटी कैसे निकालते हैं, कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं जी, ठीक है। एक बार ड्यूटी निकालने से पहले ना एक बार जो मैंने घर से होमवर्क दिया था पहले वो देख लेते हैं जी। एक बार घर वाला होमवर्क, घर वाला होमवर्क, घर वाला होमवर्क,
एक मिनट रुको जी, जो घर से होमवर्क दिया था जी मैंने आपको, ये लो जी, ये मैंने 4 क्वेश्चन घर से होमवर्क दिए थे, ये मैंने 4 क्वेश्चन घर से होमवर्क दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा और एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा। आओ जी 1 बाय 1 करते हैं जी, 1 बाय 1 देखना जी, 1 बाय 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, कस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे कस्टम में कोई नहीं है। और जब हमें पता है कि इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है तो उसको लाइटली क्यों ले रहे हो आप? मतलब ऐसा होना कि इसमें से क्वेश्चन ना बनना हो, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 1000% है, 1000% की क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन यहाँ से ना बने, और फिर भी आप लाइटली ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे वो कह रहा है इंपोर्ट बाय एयर है, आपने बाय एयर इंपोर्ट किया। अच्छा, अगर आपने बाय एयर इंपोर्ट किया होगा, सीआईएफ वैल्यू आपको 1500 दी है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 350 दी है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आपको 100 रुपये दी है, रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला कह रहे हैं $1 का 65 रुपये है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उसने कहा असेसेबल वैल्यू निकाल दो। तो अगर असेसेबल वैल्यू निकालनी है तो क्या सीआईएफ को, सोच के बोलना, क्या सीआईएफ को डायरेक्टली रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई कर दूं? मेरे को ये बताओ, क्या सीआईएफ को डायरेक्टली रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई कर दूं? सर कर देता, मैं कह रहा हूं मैं कर देता अगर यहां पे इंपोर्ट बाय वेसल होता। मैं सीआईएफ को डायरेक्टली रेट ऑफ एक्सचेंज से भी मल्टीप्लाई कर देता अगर यहां पे इंपोर्ट बाय वेसल होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वेसल वाले केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअल खर्चा दिया होता फिर हम एक्चुअली लेते हैं। मैंने कल भी कहा था सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम एयर वाले केस में है, क्योंकि अगर आपने एयर से इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल और 20% विच एवर इज लेस। अब मुझे एक्चुअल तो पता है बट एफओबी का 20 नहीं पता, और अगर एफओबी का 20 नहीं पता उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफओबी निकालनी पड़ेगी। और एफओबी निकालने का तरीका क्या है कि सीआईएफ में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट जो दी है उसको माइनस कर दो, आपकी एफओबी निकल के आ जाएगी। एक बात बोलना, 1500 में से आपने 350 माइनस किए, 100 माइनस किए, आपकी 1050, ये आपकी एफओबी निकल के आ गई। अब मुझे फटाफट से बोल दो, नहीं अगर ये आपकी एफओबी है, इसका 20 कितना बनेगा? 210 बनेगा। अब सोच के बोलना, 20 बनेगा 210, एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन 350 है, तो विच एवर इज लेस, मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन 350 ऐड नहीं करनी, हमें ट्रांसपोर्टेशन 210 ऐड करनी है। मैं दोबारा कह रहा हूं जी, हमें ट्रांसपोर्टेशन 350 ऐड नहीं करनी, हमें ट्रांसपोर्टेशन 210 ऐड करनी है। हां, अगर ये इंपोर्ट बाय वेसल होता फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन 350 ही लेके चलता, बट ये इंपोर्ट बाय वेसल नहीं है। इंपोर्ट वाले एयर वाले केस में एक्चुअल और 20 विच एवर इज लेस, तो फिर यहाँ पे लेस मेरा 210 है, तो देखो जी मैं यहाँ पे 210 ऐड करूंगा और फिर 100, अगर इंश्योरेंस का एक्चुअल दिया तो एक्चुअल ही लूंगा 100, तो 1360 और 65 88,400। बताओ ये वैल्यू निकल के आएगी। इस क्वेश्चन में था क्या जी? मुझे पता है 4-5 बच्चों को सही है, वो टेंशन मत लें, बट मैं ये, अब मुझे चैट बॉक्स में ना ये मत कहो सर हमारा भी सही है, आपने आंसर क्यों नहीं दिया? फिर ना 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 ना, कोई बहाना नहीं चलेगा सर, कोई बहाना नहीं चलेगा सर। आपको मैंने कल भी कहा था, मैं उम्मीद करूंगा आपके आंसर की, आपने मुझे आंसर नहीं दिया, आपने मेरा दिल दुखाया बस, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 88,400। अब इस वैल्यू पे कहीं जाके कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा बता दूं मेरे बच्चे, इंपोर्ट बाय एयर वाले केस में बस आपको ना देखना है आपने इंपोर्ट किससे किया है। देखो अगर एयर से इंपोर्ट किया होगा ना, तो एयर वाले केस में ये दिक्कत है कि एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन जो तुम खर्चा करते हो, अगर एक्चुअल दी है तो हमेशा एक्चुअल ही लेनी है। एयर वाले केस में ऐसा नहीं है। वेसल वाले केस में एक्चुअल दिया एक्चुअल लेनी है, व्हीकल वाले केस में एक्चुअल दिया एक्चुअल लेनी है, बट एयर वाले केस में एक्चुअल दिया तो एक्चुअल ही लेनी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल और एफओबी का 20% विच एवर इज लेस। तो सोच के बोलना जी, एक्चुअल मेरी 350 है और एफओबी निकालनी पड़ेगी, तो एफओबी निकाल लो, उसका 20 निकाल लो, लेस मेरी क्या बन रही है? एफओबी का 20, तो फिर मैं वही लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1360 मल्टीप्लाई 65 88,400, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना जी, इंपोर्ट बाय वेसल है जी, इंपोर्ट बाय वेसल है, आपने वेसल से इंपोर्ट की है, ट्रांजेक्शन वैल्यू $50,000 की है, बिल ऑफ एंट्री फाइल की 46 की 18 दिसंबर को, एंट्री इनवर्ड है 19 दिसंबर को, अराइवल जो है 22 दिसंबर को है। पहले बताओ वेसल वाले केस में हम क्या चेक करते हैं? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। दोबारा बोलो, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। इट मीन उस केस में अराइवल की डेट चेक नहीं करते, उस केस में अराइवल की डेट चेक नहीं करते, तो अराइवल तो यहां से क्रॉस कर दो जी। अब रेट ऑफ ड्यूटी दिया 18 दिसंबर का
19 का, 22 का, 22 वाला तो क्रॉस कर दो क्योंकि 22 तारीख मेरे किसी काम की नहीं है। वेसल वाले केस में एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री मेरे काम की। अब बिल ऑफ एंट्री के दिन का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है हमें वो लेना है जी। तो बिल ऑफ एंट्री कब किया? 18 दिसंबर। उसका है 59, सीबीआईसी का तो 59 मैं ये लेके चलूंगा जी। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया? 59 हो गया। अब बात करो रेट ऑफ ड्यूटी की, तो रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। लेटर क्या है यहाँ पे? एंट्री इनवर्ड है 19 दिसंबर को, तो 19 दिसंबर का 12% बनेगा, तो रेट लगेगा 12% और 59, तो देखो 50,000 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 12% हो गया, 3,54,000 की आपकी ड्यूटी निकल के आ गई। बताओ ये आंसर था जी। अब क्या मुश्किल है सर? क्या मुश्किल है मेरे बच्चे? कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने सही ढंग से घर जाके लेक्चर देखा होता तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान, और जो आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में ना मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूं और इसको जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल लाइफ में दो व्यू पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल लाइफ में दो व्यू पॉसिबल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीएस के एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन बना नहीं, या तो वो इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पे दो व्यू पॉसिबल हैं, तो सीएस वाले सोच नहीं पा रहे कि हम कौन सा व्यू लें। बट सीए के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है जी। सीए फाइनल के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है जी। अब वो कौन सा व्यू कहते हैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और दूसरा व्यू कौन सा है वो भी आपको बता दूंगा। आपको एग्जाम के लिए कौन सा लेना है वो भी आपको बता दूंगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 गारंटी दे रहा हूं सर, आधे बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है या कहीं से भी पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 में वो दूसरा व्यू सोच ही नहीं पाएंगे। और मैं नहीं कह रहा सर, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूं, आप सीए वाला मॉड्यूल खोल के देख लेना, उनके एग्जाम में ही दिख जाएगा। अप्रोच 1 अप्रोच 2 ये दोनों अप्रोच हैं, ये दोनों अप्रोच ही प्रैक्टिकल लाइफ में सही है। क्यों? क्योंकि यहां में लॉ में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अब सेकंड व्यू कौन सा, फर्स्ट व्यू कौन सा है? अच्छा आपने पता कौन सा व्यू किया? आपने किया फर्स्ट व्यू, आपने किया फर्स्ट व्यू। आप जितने बच्चे सामने बैठे हैं आप एक बार चेक कर लेना, आपका आंसर पता क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, आपकी वैल्यू होगी 826,751.25। बोलो हाँ, एक बार आंसर बताओ रही, क्या आपका आंसर ये नहीं है? क्या 826,751.25 क्या आंसर ये नहीं है? यस आंसर ये है, तो ये व्यू भी सही है। मैं आपके आंसर को गलत नहीं कह रहा सर, मैं खुद कह रहा हूं ये व्यू सही है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही है। इट मींस इसका सेकंड व्यू भी पॉसिबल है। अब वो सेकंड व्यू क्या है उसको भी हम देखेंगे। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है जी, इंपोर्ट बाय एयर है। पहली बात तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने आप ये चेक करो आपने इंपोर्ट कैसे किया, आप ये चेक करो आपने इंपोर्ट कैसे किया। उसने बोल दिया इंपोर्ट बाय एयर, तो मतलब बाय एयर इंपोर्ट है। अच्छा बाय एयर वाले केस में खास बात क्या होती है, कोई बताएगा? बाय एयर वाले केस में खास बात क्या होती है? कोई बच्चा बताना चाहता हो चैट बॉक्स में। अगर मैंने कोई सामान बाय एयर इंपोर्ट किया है तो बाय एयर वाले केस में खास बात क्या होती है? पहली बात तो खास बात ना हर केस में नहीं होती। इट मींस अगर ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग खर्चा अगर असर्टेनेबल नहीं है, फिर तो चाहे वेसल हो चाहे एयर हो, एफओबी का 20% लेना होता है। बट अगर वो असर्टेनेबल है, अगर वो असर्टेनेबल है तो वेसल वाले केस में तो एक्चुअल ही लेना होता है, बट एयर वाले केस में मैक्सिमम 20% तक लेना होता है, उससे ऊपर नहीं ले सकते। ये बात तो क्लियर है। तो ये खास बात है एयर वाले केस में। किस केस में खास बात है? जब एक्चुअल खर्चा दिया हो, कहीं वो एक्चुअल एफओबी के 20% से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा होगा फिर हम 20 लेके चलेंगे, फिर हम एक्चुअल लेके नहीं चलेंगे। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी एक्स फैक्ट्री प्राइस $10,000 है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू दी प्लेस ऑफ फॉरेन पोर्ट। इसका मतलब पता क्या? आपको मैं दिखाता हूं, ये छोटा सा मैप बना के दिखाता हूं जी। ये इंडिया की बेस लाइन है, ये एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस है, ये फॉरेन पोर्ट है, ठीक है, और यहां पे ये वेसल चल रहा है जी। ओए होए एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैं दोबारा बनाता हूं जी। ये लो, ये आपका ये इंडिया है जी, ये पानी है, ठीक है नी, ये आपका पानी है, और यहां पे ये आपका मतलब एक्सपोर्टर की प्रीमाइस है, ये फॉरेन पोर्ट है, और यहां पे ये वेसल है, और फिर एक वेसल यहां पे खड़ा हुआ है। अब प्लीज ध्यान सुनो जी,
वो कह रहा है एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब क्या हो गया जी, ये वाला प्राइस, ये प्राइस हो गया। मतलब उसकी फैक्ट्री पे प्राइस कितना है जी, $10,000। फिर उसकी फैक्ट्री से इस पोर्ट पे आने तक की ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कितना है, 500। तो कितना हो गया, 10,500। 10,500 मेरा क्या आ गया, ये आ गया FAS प्राइस आ गया जी। हेलो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे कद्दू कलर, देखो ये सामने बच्चा बैठा है जी, क्या नाम है, तोरी कलर। बच्चा कह रहे मेरा नाम तोरी है, तोरी कलर का बच्चा बैठा है, देखो ये तोरी कलर का बच्चा बैठा है, ये शिमला मिर्च बैठी है, ये मेरा कद्दू बैठा है, बैंगन बैठा है, बादाम बैठे हैं, काजू, सारी वैरायटी मेरे सामने बैठी है। मुझे आंसर दो फटाफट से, आंसर दो। अब अगर मान लो 10,000 में से 500 जोड़ दिए तो 10,500 क्या गया, FAS प्राइस आ गया। फिर वो कह रहे हैं लोडिंग चार्जेस एट फॉरेन पोर्ट, मतलब यहां पे फिर आपने सामान लोड किया, लोड करने के लगे 100 रुपए, तो इसमें अगर 100 रुपए ऐड करूंगा तो 10,600 रुपए मेरा क्या आ गया, FOB। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अगर अभी भी दिक्कत है ना, अगर अभी भी दिक्कत है फिर समझ में आ ही नहीं सकता, सही बता रहा हूं मैं। मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया था सर कि आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस कहां है, FAS कहां है, FOB कहां है। तो एक्स फैक्ट्री से FAS पे आया, FAS से FOB पर आ गया। फिर गवर्नमेंट कह रही है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लोडिंग, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस टू दी प्लेस ऑफ इंडियन पोर्ट, मतलब इंडियन पोर्ट तक की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2,000 दी है, वो 2,000 दी है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि हमें एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन लेनी है या FOB का 20 लेना है। तो उसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी, FOB निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या है, FOB निकालना। FOB मेरी कितनी है, 10,600 रुपए FOB निकल के आ गई। पहले ये चैट बॉक्स में बताओ जी, क्या 10,600 रुपए FOB में कोई भी दिक्कत किसी को जी, एक बार चैट बॉक्स में बताओ जी, क्या 10,600 FOB निकालने में किसी को कोई भी दिक्कत जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात क्लियर, दोबारा बोल रहा हूं मैंने कैसे निकाली है। 10,000 में उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट तक की ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस जोड़ दिया, फिर लोडिंग खर्चा जोड़ दिया, 10,600 रुपए, ये मेरी FOB आ गई। अब अगर ये मेरी FOB है, अगर ये मेरी FOB है, इस FOB का 20%, इस FOB का 20%, तो अगर 10,600 का मैं 20% निकाल दूंगा जी, तो 10,600 का 20% आएगा 2120, ये आएगा 2120। अब प्लीज ध्यान सुना जी, प्लीज ध्यान सुना। अब यहां पे आ गया 2120 आ गया जी, अब यहां पे 2120 आ गया। अब यहां पे आपने क्या, यहां पे आपने क्या किया, सुनो आपने क्या किया, आपने कहा जी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2,000 पे है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2,000 पे है और ये 2120 है, तो ये 2,000 पे उसके 20% से कम है, तो विच एवर इज लेस क्या बनेगा, 2,000। तो आपने 2,000 ले ली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो जैसे आपने पहले किए ना वैसे करते हैं, जैसे आपने पहले किया है वैसे ही करते हैं। आप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने क्या किया, 10,600 का 20 निकाला, 2120, ये ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, 2,000 पे। आपने कहा बीच एवरेज लेस कितनी बन गई, 2,000 पे, हमने 2,000 पे ले लिया। फिर कह रहे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नोट नोन। अब अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नोट नोन होगी तो FOB का 1.125% निकल के आएगी जी। अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता तो फिर जो FOB होगी उसका 1.125% आएगा। FOB कितनी है, 10,600, तो 10,600 का 1.125% आएगा जी, 119.25, 119.25, तो ये टोटल आ गया जी 12,719 रुपए 25 पैसे। ये मेरी CIF वैल्यू निकल के आ गई जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 12,719 रुपए 25 पैसे ये निकल गया CIF वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इस वैल्यू में आपने 65 जो आपका प्राइस है डॉलर का, देखो $1 65 रुपए का है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहा 8,26,751 रुपए 25 पैसे, ये मेरी असेसेबल वैल्यू आ गई जी। पहले मेरे को इसमें कोई डाउट बताओ, सेकंड अप्रोच को मत देखो, सेकंड ऑल्टरनेटिव मत देखो, समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे जी। पहले मेरे को बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, एक बार उन बच्चों को दोबारा समझा दूं जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो मैंने यहां पे क्या किया सर, एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब एक्स फैक्ट्री का मतलब उसकी फैक्ट्री का प्राइस, उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट पे जाने के खर्चे ऐड कर दिए। अब अगर उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट पे जाने के खर्चे ऐड होंगे तो FAS प्राइस आएगा। फिर FAS प्राइस में लोडिंग खर्चे आप जोड़ दो, FAS प्राइस में लोडिंग खर्चे आप जोड़ दो। अगर FAS में लोडिंग जोड़ दिए क्या निकल के आ गया, FOB। फिर FOB में रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का इंश्योरेंस जोड़ दिया, CIF आ गया जी। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी FOB 10,600 है। अब अगर FOB 10,600 है तो गवर्नमेंट ने कहा था ट्रांसपोर्टेशन लोगे एयर वाले केस में एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग या
20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लेस। अब अगर एफओबी का 20 निकालूंगा तो कितना आ रहा है, 2120 आ रहा है। और आपने कहा सर ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, 2000 पे है, तो लेस क्या बनेगा, 2000 पे आपने वो ले लिया। और फिर एफओबी का 1.125 आ गया इंश्योरेंस, तो 12719 आपने 65 से मल्टीप्लाई किया, ये आपने वैल्यू निकाल दी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी आंसर सही है। पहले तो ये निश्चिंत हो जाओ जी, ये निश्चिंत हो जाओ, ये आंसर सही है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट आंसर है। इसके भी नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे मिलेंगे। अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे घबरा रहे हैं कि सर अगर आप दूसरा ऑल्टरनेटिव कराओगे, हाय अगर हमारे एग्जाम में अगर दोनों ही ऑल्टरनेटिव से आंसर दिया हो फिर हम क्या करके आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे तो भूल जाएं, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे तो दूर दूर तक भूल जाएं कि आपके एग्जाम में दोनों आंसर दिए होंगे सर। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में पता क्वेश्चन क्या बनेगा, एफओबी क्वेश्चन में ही दी होगी आपको, कभी एक्स फैक्ट्री प्राइस वाला क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है बनेगा। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो चुका है, भाई लड़ वड़ के बैठ चुका है, कह रहा आज तो मैं सारे बच्चों को फेल करके ही मानूंगा, फिर तो क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर बन गया तो फिर आपने आंसर क्या देके आना है मैं आपको बताऊंगा। बट अगर कोई बच्चा दूसरा आंसर भी देके आएगा, आपने गाइडलाइंस आंसर में चेक किया होगा, एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी होते हैं, आपको ग्रेस नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। प्रोफेशनल वाले बच्चों में खास तौर पे क्यों कह रहा हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि आप वर्किंग नोट्स में बना सकते हो, आप एजम्पशन लिख सकते हो, आपके ऊपर सब्जेक्टिव हैं, गोले भरने वाले नहीं है। तो इसलिए मैं उन पे जोर दे रहा हूं जी। अगर उनके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आपको दोनों अप्रोच फॉलो करके आनी है। अप्रोच 1 से आंसर निकाल के आओगे और एक नोट में नीचे लिख के भी आओगे कि अप्रोच 2 ये भी है, उसके थ्रू आंसर ये भी आ सकता है जी। ताकि हमें नहीं पता सर पेपर चेक करने के वाले के पास कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं सीए फाइनल के बच्चों की बात करूंगा तो सीए मॉड्यूल कौन सा रेफर करता है उसको बताऊंगा, बट उससे पहले ये सुनो सेकंड है क्या। सेकंड सुनना, सेकंड क्या है सर, सेकंड देखो जी, यहां पे एक्स फैक्ट्री प्राइस 10,000 पे, एक्स फैक्ट्री प्राइस 10,000 पे। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो एफओबी का 20% तुमने निकाला ना, एफओबी का 20 तुमने निकाला, जो एफओबी का 20 निकाला, 20 कितना निकाला, 2120, तो ये एफओबी का 20% जो है इसको कंपेयर करना है उसके पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे आने वाले टोटल खर्चे से। मतलब वो ये नहीं कह रहा, ध्यान सुना, सेकंड व्यू क्या पॉसिबल है, सेकंड व्यू ये कहना चाह रहा है कि जो अभी हमने क्या किया, सीधो के बैठो यार, बिल्कुल सीधो के बैठो, और इतनी टेंशन मत लो सर, मुश्किल कुछ नहीं चल रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा ना इमेजिन करो, प्रैक्टिकली सोचो। अभी हमने क्या किया, फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक आने की ट्रांसपोर्टेशन, उसके इंश्योरेंस, मतलब जो 2000 पे दिया हुआ है, अभी हमने कंपेयर किया 2000 को। सेकंड व्यू कहता है कि आपको कंपेयर 2000 को नहीं करना, आपको कंपेयर करना है उसकी प्रीमाइसिस से इंडियन पोर्ट पे आने तक के जो भी खर्चे हुए, ट्रांसपोर्टेशन हुई है, लोडिंग हुई है, अनलोडिंग हुई है, हैंडलिंग हुई है, उसको कंपेयर करो 20% से। मतलब गवर्नमेंट कह रही है, ध्यान सुना, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि ये 500 रुपये ये खर्चा और ये 100 रुपये ये खर्चा, 500 और 100 600 और 2000 ये 2600, तुम कंपेयर करो 2600 को। मतलब एफओबी का 20 कितना हो गया जी, एफओबी का 20 हो गया 2120 और ये 2600, विच एवर इज लेस क्या बन गया, 2120। तो अगर 2120 लेस बन गया तो फिर आपको ये सारे खर्चे इग्नोर करके सिर्फ 2120 ही लेना है, मतलब 10,000 में 2120 ही ऐड करोगे। हैं, नहीं समझ आया सर, नहीं समझ आया, कहना क्या चाह रहे हो सर, सेकंड व्यू में समझ में नहीं आ रहा। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं दिखाता हूं जी। ये देखो, ये ना बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट है जी, ये बेयर एक्ट है। मैं चाहता हूं मेरी पूरी फैमिली आज एक लाइन बेयर एक्ट की पढ़ ही दे, हम देख ही ले बेयर लॉ में कैसे लिखा है। एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, देखो ये वो कहना चाह रही है, द न्यू रूल टेंड टू प्रोवाइड that the purpose of section 14(1) मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, द कस्टम एक्ट 1962, these rules the value of the imported goods shall be, value of such goods shall include, इसमें इंक्लूड करेंगे क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लोडिंग, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। मतलब प्रॉब्लम क्या है यहां पे ना, लॉ में कंफ्यूजन क्या आ रही है, लॉ में कंफ्यूजन क्या आ रही है। जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे होंगे शायद अगर उन्होंने बेयर लॉ टैक्सेशन में नहीं पढ़ा, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी जी, बट फिर भी मेरे ख्याल से इतना तो समझदार हो चुके हो कि बेयर लॉ पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल वाले बच्चे तो कमाल ही कर देंगे जी। इस लाइन में कंफ्यूजन पता क्या, इस लाइन में कंफ्यूजन ये है,
उसने कहा ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, आपको सारे खर्चे लेने हैं टू दी प्लस ऑफ इंपोर्टेशन। मतलब टू दी प्लस ऑफ इंपोर्टेशन मींस, अब सोच के बोला, कह रहा है इंडिया के पोर्ट पे आने तक की ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग और जो आपका आ रहा है हैंडलिंग चार्जेस से लेने हैं। अब चार खर्चे यहां आने तक के, उसने ये नहीं कहा यहां आने तक के लेने, तो पता है कहां से लेने हैं। मतलब क्या वो एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस से लेने हैं या फॉरेन पोर्ट से लेने हैं? क्यों? अगर फॉरेन पोर्ट से लेने हैं फिर तो 20% कंपेयर करूंगा ये फॉरेन पोर्ट वाले खर्चे का, और अगर लेने एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस से, फिर वहां से, सर एक बात मैंने सोच के बोला, अगर वहां से लेने हैं तो मैंने एग्जांपल में क्या दिया है, चलो यहां पे इंश्योरेंस दे, इंश्योरेंस अगर ना देता तो ट्रांसपोर्टेशन ये वाली, और फिर लोडिंग चार्जेस 500 और 600 और 2000, मतलब 2600 रुपए टोटल खर्चा। तो गवर्नमेंट कहते हैं इस टोटल को कंपेयर करो 20% से, फिर विच एवर इज लेस जो होगा वो टोटल होगा। टोटल मींस फिर वो वहां से लेके यहां तक का खर्चा होगा, फिर तुम्हें 2600 नहीं लेना। अभी आपने क्या किया? अभी तो आपने सिंपल सी बात की ना, 10,000 में ये 500 जोड़े, 600 जोड़े, 10 600, फिर 2000 जोड़े, फिर आपने ये कर दिया। गवर्नमेंट कहती है भैया सेकंड व्यू में ऐसा नहीं होगा। सेकंड व्यू क्यों बनाया गया? क्योंकि लॉ में ना ये क्लियर नहीं है कि वो 20% किसका निकाल रहे हैं। क्योंकि जब अगर मैं इस लाइन को, लॉ की इस लाइन को पढ़ता हूं, इसने लिखा है टू दी प्लस ऑफ इंपोर्टेशन फ्रॉम, फ्रॉम जल्दी बोलो, फ्रॉम। मेरे बच्चा बोलो ना, फ्रॉम क्या? फॉरेन पोर्ट से या एक्सपोर्टर प्रीमाइस से? क्लियर ही नहीं है। कोई बच्चा आर्ग्यू करेगा, कहता सर इसकी इंटरप्रिटेशन यहां बन रही है, दूसरा बच्चा आर्ग्यू करेगा तेरे बोलने से क्या होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन तो ये भी बन रही है, होगी लड़ाई। तो मे बी यही रीजन है कभी एक्स फैक्ट्री प्राइस वाला क्वेश्चन सीएस के एग्जाम में नहीं बना हुआ। सीए के एग्जाम के अंदर बन चुका है, सीए के एग्जाम के अंदर बन चुका है। और सीए वाले पता क्या कहते हैं? सीए वाले कहते हैं जी हम सेकंड व्यू को बेस बनाते हैं। सीए वाले कहते हैं, जबकि मेरे अकॉर्डिंग सेकंड व्यू गलत है जी, मैं उससे एग्री नहीं करता, मुझे नहीं पता। देखो मैं सिंपल सी बात है, मेरा एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं सेकंड से। क्यों? क्योंकि सर एक बात सोच के बोलना, एक बात सोच के बोलना, जब उन्होंने बता दिया कि एफएएस से लोडिंग जोड़ के एफओबी आएगा, तो ऑब्वियस से बता, मेरा मानना यह है कि 20% जो होगा वो इसके बीच की बात करेगा, ठीक है। बट आईसीएआई ने कम से कम 3 से 4 बार एक्स फैक्ट्री प्राइस वाला क्वेश्चन दिया है, और हर बार मैं ये नहीं कह रहा कि उसने आंसर ही दिए, सेकंड अप्रोच भी पॉसिबल है। बट आईसीएआई अपने आंसर्स में इसको प्रेफर करके चलता है जी। बच्चा कह रहा है हम तो आईसीएसआई वाले हैं, हम बताओ हमारा क्या होगा। तो आपका ये होगा, जो मेरे सीएस फैमिली के बच्चे हैं, आपके इतिहास में आज तक कभी क्वेश्चन बना नहीं, आप पिछला कोई अटेम्प्ट उठा लेना, सीएस वाले बच्चे कोई अटेम्प्ट उठा लेना, एक्स फैक्ट्री प्राइस वाला बना नहीं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। बट अगर बन जाता है, बनेगा तो प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर बनेगा मेनली। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों में इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ना बने, बट मैं कह रहा हूँ शायद ना बने, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूटिव वालों का मॉड्यूल देखूंगा तो उनके वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं। तो अगर मैंने कहा ना, इंस्टो का दिमाग अगर घूम गया तो क्वेश्चन कहीं से ही बना देगा फिर, ठीक है। तो आपने ये करके आना है जी, आप ये वाला वन व्यू करके आओगे, मतलब फर्स्ट वाला व्यू करके आओगे, और नोट में नीचे सेकंड अप्रोच भी कोट करके आओगे। एग्जी वाले बच्चे कहते हैं हमारा बताओ, आपके आंसर इन दोनों में से एक ही दिया होगा जी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला आंसर दिया होगा, पहले वाला जो आपने निकाला था। मुझे पूरी 100% मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगर फिर भी इंस्टीट्यूट ये आंसर दे तो आप ये आंसर करके आ जाना, गारंटी दे रहा हूं सर, आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो व्यू पॉसिबल हैं, आपको मैंने जीएसटी की वैल्यूएशन के अंदर भी कहा था कुछ केस में 2 व्यू पॉसिबल है, यहां पे भी 2 व्यू पॉसिबल है जी, ठीक है। और इसका रीजन है कि यहाँ पे बेयर लॉ की लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन फ्रॉम, मतलब एक्सपोर्टरी प्रीमाइसिस से या फॉरेन पोर्ट से। क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्टरी प्रीमाइस से लेके चलूंगा तो फिर 20 सबका बनेगा, फिर तो 20 सबका बनेगा जी। और अगर मैं यहां से लेके चलूंगा तो फिर इतने का 20 बनेगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो जो आपने मुझे चैट बॉक्स में आंसर दिया था वो आपने कंपेयर करके दिया था 2000 को, आपने कंपेयर किया 2000 से, ठीक है। और सेकंड व्यू कहता है कि 2000, 100 और 500, 2600 से कंपेयर करके फिर 2, और फिर जो भी लेस होगा फिर वो सारा खर्चा वही होगा बस। फिर एक्स फैक्ट्री प्राइस में बस वही खर्चा जोड़ोगे और फिर अपना निकाल दोगे इंश्योरेंस, एफओबी का 1.125, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा जी, ठीक है। चलो दिमाग पे इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ जी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब क्या समझ में आया कि जो हमने आंसर निकाला था सही है वो,
जो हमने आंसर निकाला था वो सही है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा जी, आपने बिल्कुल सिंपल व्यू लेके आना है। प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ कि आपको जब नोट्स बनाओगे तो सेकंड अप्रोच भी आपको करके आनी है जी। और सेकंड अप्रोच में सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि जब 20% निकालोगे तो 20% के लिए आपको वहां से यहां तक के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग सारे जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आज अभी कराऊंगा, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये सही आंसर है जी, बिल्कुल जिसने निकाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है जी। सेकंड व्यू ये भी पॉसिबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान ही है भाई। इंपोर्ट बाय वेसल है तो FOB 2000, COT एक्चुअल दिया तो एक्चुअल ले लेंगे, COI एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेंगे। कितना हो गया ये 2550 हो गया। अब बिल ऑफ एंट्री फाइल की 46 18 जनवरी को, तो इस दिन का तो आप रेट ले लो, इस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज ले लो। वो कितना है 60, तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंट्री इनवर्ड है 15 को, अराइवल 16 जनवरी है, तो मैं वेसल से है तो क्या लेंगे एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री भी चवरिस लेटर। लेटर यहाँ पे क्या है 18 जनवरी, तो 18 जनवरी का ही क्या लेंगे रेट लेंगे। तो आप 10% निकालोगे तो 15,300 रुपये ये ड्यूटी निकल के आएगी। बताओ, ये क्वेश्चन थे जी। आया कुछ, पड़ा पल्ले, थोड़ा गया दिमाग के अंदर, बच्चा कह रहा थोड़ा थोड़ा गया, थोड़ा थोड़ा गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर रिवीजन करोगे आराम से तो ज़बरदस्त समझ में आएगा जी। ठीक है जी, एक बार अगर रिवीजन करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जाके फाइनली होमवर्क हमारा खत्म हो जाता है जी। अब जाके हमारा होमवर्क खत्म हो गया। होमवर्क अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्योंकि आज की मेरी क्लास ही क्वेश्चन के बेस पे टिकी है। और जो रूल करवाने हैं 4 से लेकर 9 तक, वो तो रूल नंबर 4 से 9 वो तो 15 मिनट का काम है जी, उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बनने के चांस है 0/0, क्वेश्चन बनने के चांस है 0/0। हाँ, एग्जीक्यूटिव वालों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उनके एग्जाम में छोटे छोटे अगर क्वेश्चन बना तो पूछ लेंगे बताओ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। प्रोफेशनल वाले बच्चे मान के चलें चांसेस आपके 100% इन्हीं में से क्वेश्चन बनने के हैं, सेक्शन में से, और रूल वाले जो हैं वो 0% चांस है। लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन करके दिखाना जी मुझे। ये लो जी, ये क्वेश्चन है। आओ जी एक बार क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन 1 जी, सबने करना है, सबने करना है, सबने करना है, ध्यान रखना, सबने करना है जी, सभी बच्चों ने करना है जी। देखो जी बहुत ध्यान से जी, कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन एज द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। अपने आप बोल दो जी, कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पे मशीन का प्राइस, इसको मैं क्या बोल सकता हूं जी, एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये आ गया एक्स फैक्ट्री प्राइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, मतलब उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट पर आने तक के खर्चे $1000। जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दो जी। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर द लोडिंग द मशीन इन द शिप, मतलब ये खर्चे मैंने जोड़ दिए, FAS आ गया, FAS में ये जोड़ दिया, लोडिंग खर्चा जोड़ दिया, लोडिंग खर्चा, तो FOB आ गया। तो मेरी इस क्वेश्चन के लिए FOB पता कितनी आ गई, 20 और 21,100 रुपये, ये मेरी FOB निकल के आ गई, ये मेरी FOB आ गई। उसके बाद जी अभी गेम खत्म नहीं हुई। बाइंग कमीशन जी, क्या बाइंग कमीशन लेंगे, आंसर इज नो। मैंने कल भी कहा था सेलिंग कमीशन लेंगे, बाइंग कमीशन नहीं लेंगे। सेलिंग कमीशन लेते हैं, बाइंग कमीशन नहीं लेते जी। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, अब ये हो गया FOB के बाद रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जी ये इंडिया की बेसलाइन है, ये पानी है, तो यहां का FOB आ गया 21,100, उसके रास्ते में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है $2000। फिर एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड नॉट असर्टेनेबल, तो वो कितना बन जाएगा FOB का 1.125। बच्चा कहता है सर ये तो दिया ही नहीं, इंपोर्ट बाय एयर है या इंपोर्ट बाय वेसल है। बच्चा कह रहा है हाय राम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि अगर दिया ही नहीं है, क्योंकि एयर वाले केस में 20% देखना पड़ता है, वेसल वाले केस में अगर एक्चुअल दिया तो एक्चुअल लेना पड़ता है। अब यहां पे दिया तो है नहीं, कैसे की है। मेरे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। नालायक को साफ साफ लिखा है शिप, शिप का मतलब क्या है, वेसल। अच्छा हाँ सॉरी सर हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ये कई नालायक बच्चे हैं जो पता क्या इस क्वेश्चन में एजम्पशन लिख के आते हैं, दिए होने के बाद भी लिख के आते हैं, क्यों, ध्यान से पढ़ते नहीं। मैं सही बता रहा हूं सर, कई बच्चे नालायक ऐसे भी होंगे अभी भी एजम्पशन लिख के आएंगे, और एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा तो पागल ही हो जाएगा, कहेगा भाई साहब ये क्वेश्चन पता नहीं बाहर से आ गया, इसमें बताया ही नहीं कहां से है। वो क्वेश्चन ही नहीं पड़ेगा, शिप लिखा है, शिप का मतलब वेसल, और वेसल वाले केस में अगर एक्चुअल खर्चा दिया होता है तो एक्चुअल ही लेते हैं, बात खत्म। उसके बाद जी चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन US $5000, ये लेने हैं, यस लेने हैं जी। ये है रूल नंबर 10(1) की एडजस्टमेंट जी, ये है रूल नंबर 10(1) की एडजस्टमेंट। और 10(1) मतलब जो ये आपकी FOB निकल के आई है 21,100,
इसमें 5000 जोड़ दोगे, उसके बाद आपकी फिर एडजस्टेड एफओबी निकल के आएगी। याद करो एडजस्टेड एफओबी कैसे निकलती है, जो आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होगा उसमें अगर 10(1) की एडजस्टमेंट कर दोगे तो एडजस्टेड एफओबी आएगी, और जो एडजस्टेड एफओबी होगी उसी का 1.125% लेते हो, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखना जी, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। हाँ जी, वो टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, मतलब इंपोर्टेशन प्लेस, मतलब यहां तक के आने खर्चे नहीं है, वो कह रहे हैं एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब यहां आने के बाद का खर्चा है। तो सोच के बोल देना, क्या एट वाला खर्चा, आपको मैंने पहले भी कहा था, जब वो सामान इंडियन पोर्ट पे आ जाएगा उसकी अनलोडिंग पे जो खर्चा होगा, मैं दोबारा बोलूंगा, उसकी अनलोडिंग पे जो खर्चा होगा वो खर्चा कंसिडर नहीं करोगे। तो अनलोडिंग वाला खर्चा ये तो क्रॉस कर दो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुंबई टू कोचिन, ये तो इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी इग्नोर कर दो। अब 60 रुपये रेट ऑफ एक्सचेंज दी, आओ जी निकालते हैं। बताना जी, एक्स फैक्ट्री प्राइस 20,000 और वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन $1000 और हैंडलिंग चार्जेस ये हो गए 100 रुपये। ठीक है, और फिर 5000 रुपये ये हो गए, तो मेरे ख्याल से 26,100 रुपये ये मेरी एडजस्टेड एफओबी निकल के आ गई जी। वैसे मेरी एफओबी एक्चुअल एफओबी मेरी निकल के आई है यहाँ तक। ठीक है, ये आई है मेरी 21,100, बट मैंने कहा था हमें निकालनी पड़ती है एडजस्टेड एफओबी, क्योंकि 10(1) की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, और 10(1) में ये वाला खर्चा आएगा चार्जेस फॉर द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क, तो ये आएगा 26,100। अब ये 26,100 है, तो 26,100 में ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दो जी। अब कितनी ट्रांसपोर्टेशन है, 2,000 रुपये एक्चुअल मुझे दी हुई है। अब अगर मुझे इंश्योरेंस नहीं दिया तो फिर एडजस्टेड एफओबी का 1.125, तो 26,100 का अगर 1.125% निकालूंगा तो 293.625, सॉरी, देखना जी कितना आएगा, 26,100 प्लस में 2,000 प्लस में 293.625, ये आएगा 28,393.625। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 60 से, एक बार आंसर देखना जी। देखो ये आ गया ना, देखो एफओबी कितनी आ रही है 26,100, यहाँ पे आएगा एडजस्टेड एफओबी, ये एडजस्टेड एफओबी आएगा, और देखो फ्रेट चार्ज 2,000 पे, और देखो इंश्योरेंस कितने हो गए 1.12 ऑफ एफओबी, मतलब इसका 1.125, या गया 293, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप लोगे नहीं, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे पर डॉलर से, ये आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। बताओ इसके अंदर है क्या सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बताओ। और इतना बड़ा क्वेश्चन देखने को ही बोल रखा है, और ये क्वेश्चन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन प्रोफेशनल के मॉड्यूल में भी है और एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में भी है। जिन एग्जी वाले बच्चों को लग रहा है ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, एक मिनट रुको यार, मैं आज ना आपका भ्रम ही खत्म कर दूं एग्जी वाले बच्चों का ना, थोड़ा सा ना उनको लग रहा है कि सर ना ये यहाँ पे आके ऐसे बोलते हैं, ये भाई इतने बड़े क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये चैप्टर आपके वैल्यूएशन का आपका मॉड्यूल है जी मेरा, आपको मैं ये देख लो, दिख रहा है यहाँ पे टीयर 820 पेज, 820वां पेज देख लेना कहीं आपको अगर इसमें भी डाउट हो आपके मॉड्यूल पे भी। आपको मैं दिखाता हूं जी, ये देख लो, जो कह रहे थे ना कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे उसमें कहाँ है, ये देख लो जी, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है जी। आपको दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर वाले, एक्सपोर्टर की प्रीमाइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेट फैक्ट्री टू अंटिल सी पोर्ट, जो भी हमने किया है, हैंडलिंग चार्ज एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, बाइंग कमीशन, ये देख लो, फ्रेट चार्जेस, ये रेट ऑफ एक्सचेंज, वही तो जो अभी हमने किया है। ठीक है, उसके बाद भी देख लो जी, उसके बाद भी देख लो क्वेश्चन नंबर 2, ये देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद भी देख लो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है नहीं, तो सर ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं सकते, वो सीधा का सीधा पता क्या बोलेंगे, ये देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखा है, वो सीधा पता क्या बोलेंगे, हमने तो आपके मॉड्यूल में दिया था, आपने नहीं किया तो हमारी क्या गलती है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली दिखा रहा हूं जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है। और क्यों, क्योंकि आप मुझे सिंसियर लग नहीं रहे आप कस्टम में, आप मुझे कस्टम में सिंसियर नहीं लग रहे सर, क्योंकि जो 5-6 नंबर की आप गेम सोच रहे हो ना, ये 5-6 नंबर ही पूरा खराब करेंगे। और मैं चाहता हूँ आपके 50 में से 50 आए कि जीएसटी इतना बढ़िया क्या, कस्टम भी बढ़िया करो, आप वो हरकतें अच्छी नहीं कर रहे जी। और ये मुझे उस दिन ही पता लग गया था जब पहली क्लास के अंदर 600 बच्चा था, अब 250 बच्चा बैठा है, तो मुझे उस दिन पता लग गया कि जब मैंने बोला ना कस्टम 5-6 नंबर का है, आधे बच्चे गायब हो गए, चल छोड़ना यार, वो तो 3-4 पेज के नोट्स होंगे, वही पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार अपने मॉड्यूल, ये सारे क्वेश्चन में से मैं यहाँ पे कराऊंगा जी, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा ही कराऊंगा। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है कि कस्टम आपके सिलेबस में बिल्कुल थोड़ा सही है। लो जी,
ये देख लो, इससे अगला क्वेश्चन भी देख लो जरा। चलो अब हम वापस आते हैं जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है जी। अब एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ जी। एक क्वेश्चन है, ये लो जी, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जी। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें मैं ड्यूटी भी निकालनी है, इसमें मैं ड्यूटी भी निकालनी है। बट ड्यूटी निकालने से पहले ना, ड्यूटी निकालने से पहले एक बार हमको ड्यूटी निकालना सिखा दूं कि ड्यूटी कैसे निकलती है। आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी तो निकालनी आ गई, आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी तो निकालनी आ गई। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा ना कस्टम में कुछ और ड्यूटी भी लगती है। आपको मैं दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से, यहां पे एक बार चेक करते हैं। ये लो जी, ये है जी हाउ टू कैलकुलेट वेरियस ड्यूटी। देखो जी, सबसे पहले असेसेबल वैल्यू क्या लोगे जी? असेसेबल वैल्यू लोगे CIF। आपने CIF वैल्यू को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके यहाँ पे ले लिया, उसमें जोड़ोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी किसकी निकलेगी? जितनी भी आपकी असेसेबल वैल्यू आई है उसका जो भी रेट दिया होगा, जो भी रेट आपका दिया होगा जी, उसके रेट से आपकी कस्टम ड्यूटी आ गई। फिर कस्टम ड्यूटी के बाद ना आपकी एक ड्यूटी होगी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोडक्टिव ड्यूटी क्या होती है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बाहर वाले इंडिया को टेक ओवर ना कर जाए और चाइना इंडिया की मार्केट खत्म ना कर जाए, तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए क्या लगाती है? प्रोडक्टिव ड्यूटी लगाती है। प्रोडक्टिव ड्यूटी अगर क्वेश्चन में दी होगी, अगर अमाउंट दिया हुआ है तो लोगे, नहीं तो नहीं लेना। 99.99% क्वेश्चन में नहीं दी होती, ठीक है। बट मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन कैसे है, आपको पता हो कि प्रेजेंट अगर दी हो तो फिर आप क्या करोगे। तो अगर दी है तो आप इसमें मैंने लिखा ना इफ एनी, अगर है, इसको जोड़ दोगे, ये आ गया टोटल। फिर एक CVD 31, CVD 31 होती है, पहले लगती थी एक्साइज, एक्साइज के टाइम पे लगती थी, एक्साइज अब खत्म हो चुका है। बट टबैको, याद करो मैंने कहा था टबैको पर आज भी एक्साइज है, टबैको पर GST भी है, तो टबैको पर CVD 31 भी लगती है। तो अगर मान लो क्वेश्चन टबैको वाला आ गया, वैसे क्वेश्चन चांसेस कम है, बट अगर टबैको वाला आ गया तो उस केस में CVD 31 एप्लीकेबल होती है जी। मैंने कहा ना इफ एनी, अगर दी हुई है तो लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी। अदरवाइज 99.99% जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीधा क्या बनेगा? BCD दी होगी, बस BCD दी होगी। उसके बाद ना फिर एक यहां पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जैसे इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स में क्या, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स में क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। GST में क्या है? GST कंपनसेशन सेस। ऐसे ही कस्टम में है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, मतलब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए 10% सरचार्ज ले रही है, इसका पैसा सोशल वेलफेयर में ही यूज होगा। और ये सरचार्ज किसका लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, टैक्स का। टैक्स मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी दी है, अगर क्वेश्चन में CVD 31 भी दी है, तो फिर देखना BCD, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, CVD 31, इनको तीनों को जोड़ने के बाद इसका 10% लगेगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 90% बच्चा एक चीज ना रट के बैठता है, उसको ये चीज रटवा दी जाती है कि बेटे BCD का ना 10% लगा देना, बस BCD का 10% लगा देना, SWS जो है BCD का 10% लगा देना, क्वेश्चन में मतलब अपनी गेम खत्म कर देना, बस उसको ये चीज याद हो गई जी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, उसमें CVD 31 दी है। अब बच्चे को पता है CVD 31 लगानी है, बट बच्चे को ये नहीं पता कि जब सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना होगा तो CVD 31 के ऊपर भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। क्योंकि अगर सोशल वेलफेयर सरचार्ज का अगर आप नोटिफिकेशन चेक करोगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी और CVD 31 इन पे एप्लीकेबल होगा। CVD 31 35 अगर होंगी उस पे एप्लीकेबल होगा, और किसी ड्यूटी पे नहीं होगा जी। अब नॉर्मली हम क्यों बोल देते हैं कि BCD पर लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन ही BCD वाला बनता है, और अगर क्वेश्चन ही BCD वाला बनेगा तो हम याद कर लें कि BCD पर ही लगेगा, बट ये रियलिटी नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्टिव ड्यूटी भी दी है और CVD 31 भी दी है, तो इनको जोड़ने के बाद भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा जी। अच्छा, अब इनको जोड़ने के बाद टोटल आ गया। फिर IGST, याद करो IGST जी, आपको मैंने कहा था ना IGST भाई, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी भी है और GST भी है। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी भी है और GST भी है। अब जितनी वैल्यू टोटल निकल के आ रही है, मतलब ऊपर जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है, उस टोटल वैल्यू का आप क्या करोगे? यहाँ पे लगा दोगे IGST। किस रेट से लगाओगे? वही जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी, जिस दिन भी आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी उस दिन का, जिस दिन मतलब जो रेट आप कस्टम ड्यूटी का लेते हो, जैसे आप कस्टम ड्यूटी का लेते हो उसके बेस पे वहाँ पे IGST का रेट दिया होगा, जो रेट हमें IGST का दिया होगा उसकी रेट से हमें ड्यूटी लगा देनी है जी, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा GST कंपनसेशन सेस। ये किस वैल्यू का लगाना है? जिस वैल्यू का तुम IGST लगाओगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस वैल्यू का IGST लगाओगे उसी सेम वैल्यू का GST कंपनसेशन सेस लगेगा। किस वैल्यू का? जो ये ऊपर आपकी टोटल वैल्यू दी है,
ये जो ऊपर टोटल वैल्यू दी है, इसी टोटल वैल्यू का आप सेस लगा दोगे, रेट क्वेश्चन में दिया होगा जी, तो फाइनल अब जाके टोटल अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन होगा जी, इस तरह से। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ये मैंने आपका मतलब पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया था, अब वहां से आप देख सकते हो जी। ये इसकी प्रेजेंटेशन है जी। ठीक है जी, ये इसकी प्रेजेंटेशन निकल के आ रही है। एक बार दोबारा बोल देता हूं जी। असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ठीक है जी, आपका टोटल आ गया। CVD 31 इफ एनी, टोटल आ गया जी। आप लगाओगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, किसका? BCD का। नॉर्मल याद कर लो BCD का, बट अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी या CVD 31 दिए हैं तो उनको जोड़ने के बाद फिर उसका लगेगा जी। ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया, टोटल आ गया। फिर लगा दोगे IGST, किसका? पूरी टोटल वैल्यू का, और जिस वैल्यू का आपने IGST लगाया उसी सेम वैल्यू का कंपनसेशन सेस लगाओगे। इतना ध्यान देना, जब GST कंपनसेशन सेस लगाओगे तो वैल्यू में IGST मत जोड़ देना। मतलब कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे, ये सेस लगाएंगे, जो ये टोटल आ रहा है उसमें IGST जोड़ने के बाद फिर जो टोटल आएगा उसका सेस। मैं कह रहा हूं नहीं, मैंने क्या बोला, जिस वैल्यू का IGST है उसी वैल्यू का सेस है। मतलब जिस वैल्यू पर आपने IGST एप्लीकेबल किया उसी वैल्यू पर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल करोगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका निकल के आता है। अब मैं कराता हूं जी वो वाला क्वेश्चन जो मुझे करवाना है। आओ जी, ये क्वेश्चन पे आओ जी। लो जी, इस क्वेश्चन को देखो जी, और इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे जी, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। कई बच्चे सेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, तो वो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना ध्यान दें कि उनको ये क्वेश्चन आता हो बस। अगर उनको आता तो जा सकते हैं, नहीं आता तो सर बैठ जाओ, बैठने में क्या दिक्कत है, आराम से बैठ जाओ जी। ठीक है जी, और जो बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट, ध्यान से रही, प्रोडक्ट Z, बहुत ध्यान से रही, प्रोडक्ट Z वॉज इम्पोर्टेड बाय मिस्टर X बाय एयर। पहली बात तो बाय एयर, इसको आप ब्लॉक के अंदर बंद कर लो, ये बाय एयर की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट Z वॉज इंपोर्टेड बाय मिस्टर X बाय एयर। अच्छा, बाय एयर वाले केस में खास बात क्या है, कोशिश करो बताने की। बाय एयर वाले केस में खास बात क्या है? सर बाय एयर वाले केस में खास बात यह है कि अगर इसमें एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग अगर दी होगी तो हमें एक्चुअल ही हर केस में नहीं लेना, हमें 20% निकाल के कंपेयर भी करना है। और 20 किसका? FOB का, तो हमें FOB निकालना पड़ेगा। और देखते हैं आगे, द डिटेल ऑफ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोस। अब ध्यान से, प्राइस ऑफ Z एट एक्सपोर्टर फैक्ट्री, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या दिया हुआ है? एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हुआ है जी, तो यहां पे आप लिख लो जी एक्स फैक्ट्री प्राइस कितना आ गया? 8500। फिर वो कह रहे हैं फ्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू लोड एयरपोर्ट, मतलब फॉरेन पोर्ट, मतलब वहां से लेके यहां तक की फ्रेट, मतलब भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन 250। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया? FAS, ये FAS आ गया। फिर वो कह रहे हैं लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट दी लोड एयरपोर्ट, मतलब वो जो फॉरेन पोर्ट है, मतलब जो फॉरेन एयरपोर्ट है वहां पे लोडिंग के चार्जेस लिए गए 250। इसको जोड़ने के बाद आ गया FOB। सर देखो वही दिमाग घुमाओ अपना, वो डायग्राम वाला जो मैंने आपको डायग्राम वाला बनाया था ना, वही सेम काम चल रहा है, बिल्कुल वही सेम काम चल रहा है। हमारा FOB आ गया। कह रहे हैं फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट पे आने तक के खर्चे, फॉरेन एयरपोर्ट से इंडियन एयरपोर्ट पे आने तक के खर्चे कितने हैं? 4500। ये 4500 रुपए एक्चुअल दिए हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि बस हमें एक्चुअल लेने हैं या FOB का 20 लेना है, वो देख लेंगे अभी। इंश्योरेंस चार्जेस हमें एक्चुअल दिए हैं 2000, तो अगर इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअल दिए हैं तो फिर तो हम एक्चुअल ही लेके चलेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना। आगे कह रहे हैं दो द एयरक्राफ्ट अराइव 22 तारीख, एयरक्राफ्ट 22 तारीख को आया, बट बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है 20 तारीख को, तो मुझे फटाफट से बोलना चाहिए। एयरक्राफ्ट वाले केस में अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा उस दिन का लेंगे रेट, जो लेटर होगा उस दिन का लेंगे रेट, और बिल ऑफ एंट्री जब फाइल की होगी उस दिन का लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल की है आपने 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त को CBIC, यहां पे CBIC आएगा, CBIC का रेट लेंगे, ये 60 आ गया जी, ये हम लेंगे रेट। ये RBI का, ये मेरे किसी काम का नहीं है। कस्टम ड्यूटी का ये रेट मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, अब लेटर क्या है? लेटर 22 तारीख है, तो 22 तारीख का हम लेंगे कस्टम ड्यूटी का रेट 10,
और रेट ऑफ एक्सचेंज इस दिन के मेरे किसी काम के नहीं है, IGST 12% है, ये हम लेंगे जी। तो मुझे रेट कौन सा लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है, वो आपके सामने आ गया। सर एक बार दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता दो, एक बार दोबारा देखते हैं जी, एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा आराम से जी। अब एक बात बताओ, एयर से आया, बाय एयर से आया, एयर वाले केस में अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच एवरेज लेटर, ये तो क्लियर है। लेटर का हम क्या लेते हैं, रेट लेते हैं, रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं, रेट। तो लेटर 22 तारीख है, तो 22 तारीख का रेट लेना है, ये रेट लेना बस, रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्रॉस कर दो। रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेते हैं, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, वो कब फाइल किया आपने 20 तारीख को, तो उस दिन का लेंगे आप, 60 रुपए रेट लोगे CBIC वाला, बाकी सब चीजें इग्नोर करोगे। ये बात क्लियर है। आओ जी अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से करना जी, मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा जी। सलूजा साहब, अंजलि सलूजा, अमृता, एमी, मुस्कान, श्रुति, प्रखर और क्या नाम है वात्सल, और बाकी प्रियंका, राजकुमार और जो प्रीति, मतलब जो जिन बच्चों ने भी आंसर दिया, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे आज सही ढंग से पढ़ रहे होंगे। इसका मुझे आंसर दे दो बस, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वैल्यूएशन का, ठीक है। बाकी मैं MCQs कराऊंगा, MCQs तो हम करेंगे, प्रोफेशनल वाले बच्चों के अलग से प्रैक्टिकल के सेशन होंगे ही होंगे, बट आज की क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा और मैं सारी गलती माफ कर दूंगा जो आपने कल की थी, बस इसका आंसर दे दो मुझे, मेरे को इतनी खुशी होगी आप सोच भी नहीं सकते। आओ जी बहुत ध्यान से बना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। एक्स फैक्ट्री प्राइस 8500, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट, उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट तक की ट्रांसपोर्टेशन है 250, ठीक है। फिर उसके पोर्ट पे लोडिंग चार्जेस हैं 250, तो ये 9000 पे आ गई FOB, ये तो आ गई FOB, ये बात क्लियर है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन दी है, एक्चुअल कितनी दी है 4500, ये 4500 दी है, और निकालनी क्या है 20 ऑफ FOB, तो FOB कितनी है 9000, इसका 20 निकालूंगा तो आएगा 1800। अब इस 1800 को कंपेयर करना है 4500 से या कंपेयर करना है 5000 से। दो अप्रोच याद करो, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, अब सोच के बोलना, लेस क्या बन रहा है, लेस क्या बना 1800, तो या तो आप क्या करो 9000 FOB आया, इसमें आप क्या करोगे 1800 रुपए ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, आप पता क्या बोलोगे, सिंपल आप पता क्या करोगे, 4500 तो ज्यादा है, 4500 नहीं लेंगे क्योंकि हमें लेनी है मैक्सिमम 20 कितना बना 1800 और इंश्योरेंस 2000 पे, आपने 2000 पे इंश्योरेंस ले लिया, तो 9 तो 11 और 12800 रुपए आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपने कैसे किया, आपने 8500 प्लस 250 प्लस में 250, 9000 पे FOB, उसका 20 1800 और 4500 विच एवर इज लेस, आपने क्या किया 1800, इंश्योरेंस एक्चुअल 2000 पे लेंगे तो आ गया 9 तो 11 12800 रुपये आ गया। अब 12800 को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, 12800 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, ये आ गया 7,68,000। रेट ऑफ ड्यूटी अब निकालनी है हमें, पहले हमें एक बार चेक कर लेते हैं असेसेबल वैल्यू हमारी इतनी है या नहीं है। अच्छा ये तो होगी अप्रोच 1, ये तो अप्रोच 1 होगी। अप्रोच 2 जो ICAI कहता है कि उसको प्रेफर करो, वो पता क्या कहता है, वो कहता है कि आपने जो 20% 1800 रुपए लिया ना, अगर आप 1800 रुपए ले रहे हो तो फिर ये 500 रुपए ऑलरेडी 1800 में आ चुके हैं, मतलब फिर तुम्हें 500 रुपए नहीं लेने, फिर तुम्हें क्या करना है सीधा 8500 में 1800 ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग के और ये 2000 पे इंश्योरेंस के, तो आपका यह आएगा 8500 प्लस में 2000 प्लस में 1800, ये 12300 मल्टीप्लाई 60, तो आपकी वैल्यू निकल के आती जी 7,38,000 रुपए, इतनी वैल्यू आती। बच्चा कहता है एक बार दोबारा, अप्रोच 2 एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इग्नोर करें, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इग्नोर करें सर, प्रोफेशनल में आओगे तो आपको थोड़ा और समझा दूंगा। प्रोफेशनल वाले बच्चे थोड़ा सा बस इतना समझ लें कि सर जो 20% रेशो दी गई है, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर बेरलो आप ध्यान से पढ़ते हो, मैं अब आपको बार बार बेरलो दिखाना नहीं चाह रहा, ये आपके टेलीग्राम पे डाला हुआ, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। सर मेरे खुद की लैंग्वेज नहीं है, बेरलो है। उसने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब यहां तक के सारे खर्चे, देखो आगे लिखा है ना, अगर नहीं दिए तो 20 ऑफ FOB, मतलब इसकी जगह पे 20 ऑफ FOB लेना है, किसकी जगह पे, मतलब वहां से लेके यहां तक के सारे खर्चे और 20 विच एवर इज लेस। तो अगर लेस 1800 बन रहा है तो 1800 अगर आपने ले लिया तो ऑटोमेटिकली 1800 में यहां से यहां तक के सारे खर्चे आ गए, तो 500 रुपए फिर आप क्यों ले रहे हो,
एक व्यू तो है ये, और एक व्यू कहता है भैया 1800 रुपये जो है ना फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक के हैं, तो भैया पहले वाले खर्चे तो लेने पड़ेंगे, वो इसके 1800 की बात कर रहा है। दूसरा व्यू ये भी है जी, ठीक है जी। तो आपको मैंने पहला व्यू बता दिया, पहले व्यू में तो हमने पूरा देखो लिए, पहले 500 रुपये भी लिए, 1800 भी लिए, दूसरे व्यू में सिर्फ 1800 लिए। आपको मैं दिखाता हूँ, अब जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट ICAI जो है उसकी अप्रोच है। आपको देखो जी, अप्रोच 1 जो हमने ली है 8500, 250, 250, 9000, ठीक है। एडजस्टमेंट 10(1) की है नहीं, 9000। देखो ट्रांसपोर्टेशन वही 1800 रुपये लिया आपने, ठीक है। फिर ये 12800, 60 रुपये, 7,68,000 रुपये। ओके है, अप्रोच 1 डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको अप्रोच 2 भी दिखा देता हूं। देखो अप्रोच 2, अप्रोच 2 में 8500 और सिर्फ 1800, सिर्फ 1800 रुपये, मतलब वो 250 खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं 1800 में इंक्लूड है, तो 12,300 और 7,38,000 रुपये। ये देख लो जी, 7,38,000 रुपये। और देखो मैंने लिखा भी है, आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है स्टूडेंट में अडोप्ट एनी अप्रोच, कोई भी अप्रोच अडोप्ट कर सकते हो विद वर्किंग नोट, बट फर्स्ट अप्रोच इज रिकमेंडेड बाय ऑथर। मतलब मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट अप्रोच बेटर है जी, फर्स्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग सही है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा, उसके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं जी, ठीक है। कोई बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये लिखा हो, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात, एग्री कर रहा हूँ। जब लो ही साइलेंट तो बताओ क्या करेंगे, फिर आपस में हाथापाई तो नहीं करेंगे ना, लड़ाई तो नहीं करेंगे, माननी पड़ेगी एक दूसरे की बात जी, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल वाले बच्चे कोई भी अप्रोच करके आओ, बट मैं फर्स्ट अप्रोच को रिकमेंड करूंगा। एक्जी वाले बच्चे शांत रहें, निश्चिंत रहें जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर फर्स्ट अप्रोच के बेस पे ही देखे आओगे, आप सेकंड अप्रोच को इग्नोर करके चलो जी, ठीक है नहीं। और अगर बच्चा सेकंड अप्रोच, अगर मान लो सेकंड अप्रोच वाला ही आंसर दिया हो तो फिर तो सेकंड अप्रोच वाला ही होगा, बट अगर दोनों दिए हो तो आंसर फर्स्ट अप्रोच वाला ही करके आना, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें ड्यूटी निकालनी है, अब हम यहां तक पहुंच गए, अब ड्यूटी निकालो। कस्टम ड्यूटी कितनी लेंगे? 10% जी। अब 7,68,000 रुपये का 10% ड्यूटी आएगी जी, कितना आएगा? 7,68,000 रुपये का 10% आएगा ड्यूटी, 76,800 रुपये। ये आ गई BCD, ठीक है। अब ना तो यहाँ पे कोई हमें प्रोएक्टिव ड्यूटी दी है। अच्छा, अगर यहाँ पे हमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं दिया, वो तो लगाना ही लगाना है। जैसे इनकम टैक्स में 4% सेस लगाते हो ना, चाहे नहीं भी दिया हो, सेम सोशल वेलफेयर सरचार्ज है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, देखो नहीं दिया हुआ, फिर भी आपको लगाना नहीं भूलना, वो तो लगाना ही लगाना है। अब इसका सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका 10% जी, कितना आएगा? 7680। अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई जी? 7,68,000 प्लस में 76,800 प्लस में 7680, ये टोटल वैल्यू आ गई 860,160। अब IGST लगा दोगे इसमें 12%, तो IGST मेरा आएगा इसका 12% आएगा 103,219.2, ये आ गया IGST। और टोटल वैल्यू फिर IGST के बाद आ गई जी 963,379.2। एक बार चेक कर लेते हैं जी, आपको दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? 7,68,000 रुपये, ये सही है, ये सही है। तो हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलती आ गई क्या फिर? 7,68,000 प्लस में 76,800 प्लस में 7680, अच्छा हमारी उसमें गलती थी, ठीक है जी। ये आएगा, टोटल आएगा 7,68,000 प्लस में 76,800 प्लस में 7680, यह आएगा 8,52,480। इसका आप लगाओगे 12%, तो इसका 12% निकालोगे तो ये आएगा जी। फिर इनका टोटल करके, मतलब आपके टोटल ड्यूटी, तो टोटल ड्यूटी में क्या क्या आ गया? एक तो ये ड्यूटी आ गई, एक ये ड्यूटी आ गई, और एक ये ड्यूटी आ गई। तो टोटल ड्यूटी आ गई 76,800, क्योंकि 7,68,000 तो वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू है, हमें निकालनी है ड्यूटी कितनी टोटल आ रही है। तो 76,800 प्लस में 7680 प्लस में 102,297.6, तो टोटल ड्यूटी आ गई 186,777। ये हमारी ड्यूटी निकल के आ गई जी। और ये नीचे आपके वर्किंग नोट दिए हुए हैं जी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, यहाँ पे CBIC आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है वैल्यूएशन के जी। तो आपके सारे क्वेश्चन अब एक तरह के मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम MCQ जब एग्जीक्यूटिव वाले को कराऊंगा उनके MCQs में करा दूंगा, प्रोफेशनल वाले बच्चों को अलग से करा दूंगा जी। बट मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट हैं जी, एक बार चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। लो जी, बाकी अब एक बार घर जाके आप रिवीजन करोगे और बढ़िया तरीके से आपको और समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि जैसे हम क्लास देख रहे हैं तुरंत हमें समझ में आता रहे, सर वो पॉसिबल नहीं है। देखो, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी कस्टम पढ़ा ही नहीं है, कम से कम उनको 2 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल नया टेक्स्ट है, बिल्कुल नया टेक्स्ट है, ठीक है, और सिलेबस ज़्यादा है।
ठीक है, तो टेंशन मत लेना, एक दो बार अगर आराम से रिवीजन कर लोगे, बच्चों वाली गेम है। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है जी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, लो जी, अब एक बार आ जाओ जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, अब ये वाले हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद ये तो क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था जी। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो ये तो अप्रोच हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था, ये वाला 1000 वाला, ये तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। तो अब जाके वैल्यूएशन के हमारे क्वेश्चन जितने भी थे ये ख़त्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यार, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, करोगे या घर से करके आओगे? करोगे या घर से करके आओगे? एक बार करोगे? चलो एक बार देखना क्या लिखा हुआ है। निकेतन इंडस्ट्री लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज इंपोर्टेड सर्टेन मशीन बाय एयर नहीं, बाय सी फ्रॉम जापान फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय इट, वर्क आउट द असेसेबल वैल्यू of the machine and custom duty payable by निकेतन इंडस्ट्री लिमिटेड with appropriate working notes। अब उसने मुझे CIF वैल्यू ही निकाल के बता दी, उसने मुझे CIF वैल्यू निकाल के बता दी। बच्चा कहता है सर CIF वैल्यू निकाल के बता दी ना, चुप करके FOB निकाल लो, क्योंकि अगर FOB निकालेंगे तभी तो पता लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का 20 कितने हैं। मेरे बच्चे वो तब निकालते हैं जब बाय एयर हो। आपको मैंने पहले कहा था बाय एयर वाले केस में क्लेश है, बाय एयर वाले केस में स्यापा है। बाय एयर वाले केस में क्या देखना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने पूरी ऐड कर तो दी है, क्या पूरी ऐड होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बट वेसल वाले केस में तो अगर एक्चुअल है तो एक्चुअली तो जोड़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सी वाला केस है तो सी मींस वेसल, इट मींस CIF वैल्यू बिल्कुल सही है जी, हमें यही लेनी है। तो फ्रेट इग्नोर करो क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें होगा जी। और ये अनलोडिंग खर्चे तो वैसे भी नहीं लेते, अनलोडिंग खर्चे तो वैसे भी नहीं लेते क्यों लिखा हुआ है एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। अगर टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन होता तो ऑलरेडी इंक्लूड था, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बस इसी को ही, अच्छा डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन इंडिया, ये तो फर्म इन इंडिया, अगर डिजाइनिंग चार्जेस आपने इंडिया में पे किए हैं तो भी ऐड नहीं होंगे जी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, IGST 18% है। तो बताओ जी, ये CIF है, तो CIF को अब हाँ देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका आपने 10% निकाल दिया, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपने निकाल दिया 10% और IGST निकाल दिया, ये आपका निकल के आ गया जी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सादा, बताओ इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने किसकी निकाल दी, असेसेबल वैल्यू की निकाल दी, और फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी का सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकाल दिया। फिर इनको जोड़ने के बाद ये जो वैल्यू आई जी, इनको जोड़ने के बाद ये जो वैल्यू आई उसका आपने लगा दिया IGST। फिर टोटल ड्यूटी कैसे निकाली, IGST, ये सोशल वेलफेयर और कस्टम ड्यूटी, इनको जोड़ के आपके टोटल ड्यूटी निकल के आ गई जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आओ जी फटाफट से आओ जी। अब जाके ना, अब हमारा सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब एक बात मैं सोच के बताना जी, एक बात मैं सोच के बताऊं। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया अब तुमने सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया, बट हर केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई कुछ केस ऐसे होंगे, मान लो आपने वैल्यू डिक्लेयर की, और वैल्यू डिपार्टमेंट ने मना कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब अगर वैल्यू ही डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी, या मान लो मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, अब अगर मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो फिर क्या करेंगे, रूल एप्लीकेबल करेंगे, रूल नंबर 4 से 9। अब पहली बात ध्यान दो जी, जैसे GST में 27 से लेके 31 तक रूल थे, 27 फॉलो करोगे, 28 फॉलो करोगे, 29 फॉलो करोगे, 30 फॉलो करोगे, 31 फॉलो करोगे, ऐसे ही यहाँ पे 4 फॉलो करोगे, 5 फॉलो करोगे, 6 फॉलो करोगे, मतलब सीक्वेंस में फॉलो करोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, मतलब 4 से लेके 9 तक आपके सीक्वेंस में ही फॉलो होंगे। आपको अपनी मर्जी से कोई भी रूल लगाने का मतलब परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भी रूल लगा दोगे। अब देखो रूल कितने सिंपल हैं जी, एग्जाम में क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है जी, बट बने ना बने आपको मैं बताता हूँ रूल में क्या लिखा हुआ है जी। सबसे पहला रूल है, ये देखो जी, आपका ये रहा जी, वैल्यूएशन रूल्स, रूल नंबर 4 से लेके 9। असेसेबल वैल्यू क्या लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू, रूल नंबर 4 कहता है जी, रूल नंबर 4, ये आपका रूल नंबर 4 है। असेसेबल वैल्यू लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुम्हारी वैल्यू सेक्शन में नहीं निकल के आ रही ना, तो जो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू है, मतलब आपने एक बात मुझे बताना जी, ये मेरे हाथ में ये पेंसिल है, आपको दिख रही है जी पेंसिल, मेरे हाथ में पेंसिल है, दिख रही है पेंसिल दिख रही है ना, हाँ। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही,
मान लो इसकी वैल्यू सेक्शन में कैलकुलेट नहीं हो पा रही जी, मैंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, या तो वैल्यू मैंने डिक्लेयर की है वो वैल्यू गवर्नमेंट ने मना कर दी, अब मैं क्या करूंगा, चंपा चंपा करते वैल्यूएशन रूल्स के पास जाऊंगा। जब मैं रूल्स के पास आया, रूल 4 कह रहा पहले मेरे पास आओ, रूल 4 कह रहा है हेलो विवेक पहले मेरे पास आओ। मैं कहा बताओ जी, कह रहा आइडेंटिकल गुड्स की जो वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को वैल्यू बना लो। मैं कहा आइडेंटिकल गुड्स क्या, कहते तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, मैं कहा इस पेंसिल की निकालनी है। कहते हैं अब ये मतलब इसके साथ की सेम पेंसिल तुमने पहले भी तो इंपोर्ट की होगी, अभी कुछ दिन पहले इंपोर्ट की होगी, आसपास कभी इंपोर्ट की होगी। मैंने कहा हाँ ये वाली पेंसिल मैंने इंपोर्ट की तो थी। देखो अब ये सोच के बोलना, क्या ये पेंसिल आइडेंटिकल है या नहीं है। सर क्या ये पेंसिल आइडेंटिकल है या नहीं है, 100% आइडेंटिकल है। और अगर ये पेंसिल आइडेंटिकल है फिर इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू जो होगी वही वैल्यू इसकी वैल्यू मान ली जाएगी। ये रूल नंबर 4 है जी, बताओ है क्या। कितना मुश्किल है सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ मजे ले लो मेरे, ले लो मजे, तुम्हारा तो काम बन चुका है मेरे मजे लेने का। नालायकों, होमवर्क नहीं करके आओगे, मजे पूरे ले लोगे मेरे। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारी वैल्यू उसकी नहीं निकल पा रही तो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ले लो जी। अच्छा एक बात सोच के बोलना, बच्चा कहता है सर आइडेंटिकल गुड्स है ही नहीं, मतलब आइडेंटिकल गुड्स ही नहीं है जी, तो गवर्नमेंट कहती है आइडेंटिकल नहीं है तो रूल नंबर 5 कहता है सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले लो। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो पूरा सेम नहीं है, पूरा सेम नहीं है, बट हाँ इंटरचेंजेबल है। जैसे एक बच्चा कहता है सर सर हिंग गोली खानी है, सर हिंग गोली खानी है। डॉक्टर के पास गया, कहता है डॉक्टर साहब हिंग गोली का ना एक पाउच दे दो, हिंग गोली खानी है। डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा हिंग गोली तो नहीं है, हाजमोला खा ले। बेटा हिंग गोली तो नहीं है, हाजमोला खा ले। अच्छा अगर हिंग गोली नहीं है, अब ध्यान सुना, हिंग गोली नहीं है हाजमोला खा ले, तो हाजमोला क्या है, आइडेंटिकल है ना, ना 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 ना, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं सेम सोल्ट है, सेम सोल्ट है। तो अगर सेम साल्ट है, अगर सेम साल्ट है तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं है, फिर वो आप सिमिलर में काउंट करोगे सर। ठीक है, आइडेंटिकल मींस क्या, ये आइडेंटिकल हो गया। सिमिलर मींस क्या, देखो ये भी पेंसिल है जी, अब अगर आपको दिख रही हो ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, तो ये दोनों पेंसिल सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। मतलब ये पेंसिल भी नॉर्मली वही काम करके जो ये करती है, बट हाँ उस कंपनी की नहीं है, उस कंपनी की नहीं बनी हुई। मैं कह दूंगा नहीं सेम ही काम करती है, सेम पेंसिल है भाई साहब, आप इसमें काम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कहती है आइडेंटिकल थोड़ा, फिर तो सिमिलर है। बट हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर की जो वैल्यू निकल के आ रही है उसके बेस पे तो उसकी वैल्यू निकाल ले और हमें कस्टम ड्यूटी पे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी यहाँ पे रूल नंबर 4, आप एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान देनी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा जी। ये रे जी आपके, ये आपका CS का मॉड्यूल है, यहाँ पे देखो ये एग्जी वालों का मॉड्यूल है, प्रोफेशनल वाले बच्चों में भी चैप्टर सेम दिया हुआ है वाला। ये देखो जी, ये रोल नंबर 4 मैंने बोला ना, देखो आइडेंटिकल गुड्स, और रूल नंबर 5 के मैंने क्या बोला है, सिमिलर गुड्स। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिकल है, सिमिलर है, मतलब पहले 4 के पास जाओगे, अगर आइडेंटिकल नहीं होगा फिर आप सिमिलर के पास जाओगे। अब इन दोनों का मीनिंग क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जी। आइडेंटिकल गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स मीन्स इंपोर्टेड गुड्स सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट माइनर चेंजेस। ठीक है, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट और अबाउट सेम टाइम एज गुड्स हैविंग वैल्यूड, मतलब जिस गुड्स की आपको वैल्यू करनी है वही सेम गुड्स आपने अभी इंपोर्ट की है या उसके आसपास इंपोर्ट किया, उसकी वैल्यू आप ले लो। सेम कमर्शियल लेवल, सेम क्वांटिटी, मतलब कमर्शियल लेवल भी सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो। बच्चा अगर क्वांटिटी के अंदर फर्क आ गया तो फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मानो मैंने 1000 पेंसिल मंगाई थी, 1000 पेंसिल मंगाई, उस टाइम पड़ी थी मान लो 10 रुपए की, अब मंगाई 20 पेंसिल, अब पड़ी 15 रुपए की, तो फिर 10 रुपए की वैल्यू को वैल्यू नहीं बनाएंगे, फिर 10 रुपए की वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बेस पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इफ डिफरेंट कमर्शियल लेवल क्वांटिटी, देखो मैंने क्या लिखा है, अगर कमर्शियल लेवल डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मोर देन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, अगर मोर देन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आ रही है जी, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आ रही है, मैंने अभी इंपोर्ट किया इतने प्राइस का, कहीं और से इंपोर्ट किया इतने प्राइस का, कहीं और से इंपोर्ट किया इतने प्राइस का, तो अगर इतनी सारी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आ रही है तो गवर्नमेंट कहती है जो भी तुम्हारी लोवेस्ट वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को बेस बनाकर तुम अपनी वैल्यू निकाल लो। मैं दोबारा बोलूंगा जी, ये नोटिंग ये आपके उसके अंदर नहीं है जी, ये आपके उसके अंदर नहीं है, ये नोट्स अभी मैंने ग्रुप में भेजे नहीं है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना जी, उतारना हो उतार लेना, नहीं तो मैं कल तक इसको ग्रुप में भेज दूंगा जी। ठीक है, नहीं तो मैं कल तक ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो आप इसको उतार भी सकते हो। देखो मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिकल का मतलब क्या निकल कर रहा है, सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट माइनर चेंजेस, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट अबाउट सेम टाइम ऑफ गुड्स हैविंग वैल्यूड, सेम कमर्शियल लेवल, सेम क्वांटिटी, अगर कमर्शियल लेवल डिफरेंट होगा, क्वांटिटी डिफरेंट होगी तो सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, और अगर मोर देन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू होंगे आइडेंटिकल गुड्स की तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वही तुम्हारी वैल्यू बनेगी। बस ये बात ध्यान दीजिए। बच्चा कहता है नहीं सर सिमिलर नहीं है, सिमिलर मिल नहीं रहा सर, मैं मार्केट में देखा, मैंने ऐसा कोई सेम गुड्स इंपोर्ट ही नहीं किया,
ऐसा कोई गुड्स इंपोर्ट ही नहीं किया, तो फिर अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर ऐसा करो, मार्केट से आप आइडेंटिकल नहीं मिल पा रही तो आप सिमिलर लेके आ जाओ जी। फिर आप क्या लेके आओ? सिमिलर लेके आओ। तो देखो जी सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है इंपोर्टेड गुड्स नॉट अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब सारे सभी चीजें सेम नहीं है, बट हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंपोनेंट मटेरियल इनेबिलिटी देम टू परफॉर्म सेम फंक्शन एंड इंटरचेंज, मतलब वही सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, और दोनों सेम, अब बिल्कुल सेम ही तरह की लग रही है मेरे को। तो मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे मतलब ये लिखा हुआ है सुपर डार्क, और ये भी सुपर डार्क है, मान लो ये भी सुपर डार्क है, ये भी सुपर डार्क है, तो दोनों पेंसिल सेम है। हाँ वो बहुत अलग है, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी पता नहीं कौन सी कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी लग रही है। तो Y1 डोम्स की कोई होती है, डोम्स की, DOMS, हाँ डोम्स लिखा हुआ है पता नहीं। और ये तो नटराज की है जी, ये नटराज की है, और ये डोम्स की है जी। तो ये नटराज है, ये डोम्स है, तो मतलब है तो ये सिमिलर ना, है तो सिमिलर। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में फिर आपको सिमिलर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। एक बार फटाफट से रीड करना सिमिलर वाले केस में जी, एक बार रीड करो ये सिमिलर वाला एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सारे रिस्पेक्ट में वो सेम नहीं है, बट हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं उसकी सेम है, लाइक कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट है, मटेरियल सेम है ऑलमोस्ट, इनेबिलिटी देम टू परफॉर्म सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इंटरचेंजेबल है। तो गवर्नमेंट कह रही है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स एट और अबाउट सेम टाइम, मतलब अगर आपने कोई सिमिलर गुड्स भी आसपास अगर आपने इंपोर्ट की है उसकी वैल्यू को बेस बना लो, और अदर पॉइंट्स सेम एज आइडेंटिकल, बाकी सारे पॉइंट ऊपर वाले सेम है। मतलब अगर एक से ज़्यादा वैल्यू हैं तो लोवेस्ट वैल्यू ले लो जी, अगर डिफरेंट कमर्शियल है तो कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब सेम आइडेंटिकल वाला ही लिख के आना है। बस फर्क ये है कि आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल ही एक तरह का सेम होता है, और सिमिलर का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम एक बात मुझे बताओ जी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको जी, एग्जाम्पल दिया कि आइडेंटिकल का मतलब कमर्शियल लेवल बिल्कुल सेम है जी, क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, और सिमिलर में क्या है कि इंटरचेंजेबल है। मतलब मैंने क्या बोला, हाजमोला की जगह हिंगोली खा लो, हाजमोला की जगह हिंगोली। अच्छा अब कई बार क्या होता है, हाजमोला सेम कंपनी के और डिफरेंट कंपनी, जैसे मान लो वैद्यनाथ है, जैसे वैद्यनाथ है और मेरे ख्याल से डाबर है, अब डाबर की हाजमोला और वैद्यनाथ की हाजमोला सेम फ्लेवर की है, मतलब सेम जो उसके अंदर मतलब एक होता है मतलब पुदीना फ्लेवर होता है, अलग अलग तरह के। अब आपको ज़्यादा पता होगा, आप तो खाना खाने के बाद खाते होगे नालायक बच्चा, कह रहे हैं हद हो गई हम क्यों हाजमोला खाते हैं सर, हमारा पेट सही है। और कुछ बच्चे मेरे को पता लगे रहते हैं हाजमोला के अंदर ही, ठीक है। अब सोच के बोलना, अगर सेम अलग अलग कंपनी है बट है वो सेम ही, तो गवर्नमेंट उसको आइडेंटिकल में भी कवर कर सकती है सर। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल और सिमिलर में झगड़ेबाजी मत करना सर, क्योंकि वो फैक्ट टू मतलब केस टू केस पे डिपेंड करेगा, केस टू केस पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट ने तो अपनी लैंग्वेज लिख दी, अब वो आपके ऊपर है कि अगर आप उसको आइडेंटिकल में कवर करना चाहते हो तो आप आगे केस लेके जाओगे, डिपार्टमेंट फिर चेक करेगा, फिर डिपार्टमेंट मांगेगा आपसे, प्रूफ मांगेगा, अगर डिपार्टमेंट मान जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सिमिलर के बेस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बस ये बात ध्यान देना कि रूल नंबर 4 आइडेंटिकल की बात कर रहा है, रूल नंबर 5 किसकी बात कर रहा है, सिमिलर की बात कर रही है। ना तो आइडेंटिकल गुड्स है जी, ना सिमिलर है भाई, ना तो मुझे आइडेंटिकल गुड्स मिल रहा, ना मुझे सिमिलर गुड्स मिल रहा। अब अगर आइडेंटिकल सिमिलर भी नहीं है तो रूल नंबर 6 के पास जाओ। एक्चुअल में रूल नंबर 6 कुछ कहता ही नहीं है, एक्चुअल में रूल नंबर 6 जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, रूल नंबर 6 जो है वो कुछ कहता ही नहीं है। वो कहता है देखो जी, इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन यूजिंग 3 4 5, मतलब तुम वैल्यू 3 4 5 में नहीं निकाल पा रहे, देन अप्लाई रूल नंबर 7 और देन रूल नंबर 8, बस ये कहता है। रूल नंबर 6 वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहा, कह रहा अगर तुम्हारी वैल्यू ऊपर नहीं निकल पा रही तो 7 और 8 फॉलो कर लो, और अगर तुम हमसे रिक्वेस्ट करते हो तो वैसे तुम्हें पहले 7 फॉलो करना है फिर 8 फॉलो करना है। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो पहले तुम 8 की जगह मतलब 7 की जगह 8 फॉलो कर सकते हो, मतलब 8 के बाद 7, मतलब वैसे फॉलो कैसे करना है, 4 5 6 7 8, 4 गया 5 गया, वैल्यू नहीं निकल पा रही। 6 कहता है 7 फॉलो करो फिर 8 फॉलो करो, अगर तुम रिक्वेस्ट फॉलो करोगे तो पहले 8 फॉलो कर लो फिर 7 फॉलो कर लो। देखो जी, बट एट द इंपोर्टर रिक्वेस्ट, ध्यान से पढ़ना जी, बट एट द इंपोर्टर रिक्वेस्ट गवर्नमेंट करिए ऑर्डर कैन बी रूल नंबर 8 और रूल नंबर 7, मतलब ऑर्डर ये हो सकता है कि पहले रूल नंबर 8 हो जाएगा फिर रूल नंबर 7 हो जाएगा। अब देखो जी रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 है डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव वैल्यू का मतलब क्या है, एक बच्चा कहता है सर मतलब अभी तो हमने ये सामान इंपोर्ट नहीं किया,
बट काफ़ी टाइम पहले हमने ना ये सामान इंपोर्ट किया था, कुछ ऐसा ही सामान हमने इंपोर्ट किया था और वो सामान अब इंडिया में ना बिक रहा है। तो गवर्नमेंट कहती कितने का बिक रहा है, तो जैसे आपने बोला ये पेंसिल जो है ना, ये पेंसिल इंडिया में बिक रही है मान लो 50 रुपये की। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा 50 रुपये की बिक रही है, ओके। तो अगर ये पेंसिल 50 रुपये की बिक रही है तो रिवर्स कैलकुलेशन कर ले। रूल 7 है डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव वैल्यू मींस रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब रीसेल प्राइस से, मतलब गवर्नमेंट कहती है जो इंडिया में प्राइस बिक रहा है जितने की बिक रही है उससे रिवर्स कैलकुलेशन कर। उस पर क्या लगा होगा, जीएसटी माइनस कर दे। कुछ तूने खर्चे किए होंगे वो खर्चे माइनस कर दे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी लगी होगी वो माइनस कर दे। तो ऐसे करते करते वैल्यू माइनस करते करते तू यहां पे वैल्यू निकाल ले, इस पोर्ट पे तेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, उस वैल्यू के बेस पे जीएसटी पे कर दे, उस वैल्यू के बेस पे कस्टम ड्यूटी पे कर दे। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, रूल नंबर 7 है डिडक्टिव वैल्यू। देखो मैंने क्या लिखा है जी, रीसेल प्राइस आपका जो है वो निकाल लो, इंपोर्टेड आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स का जो इंडिया में बिक रहा है वो कितने का बिक रहा है, उसमें से माइनस करो कमीशन पेड, प्रॉफिट आपने कोई जोड़ा होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने जोड़ी होगी, मतलब जो भी खर्चे हुए हैं, जो प्रॉफिट आपने जोड़े हैं उसको हटा दो। फिर माइनस करो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, टैक्स इन इंडिया मतलब जीएसटी, जो भी आपने पे किया होगा अभी तक माइनस कर दो। फिर जो वैल्यू होगी वही तुम्हारी असेसेबल वैल्यू मान के वही जीएसटी निकाल देंगे, मतलब उस पर कस्टम ड्यूटी निकाल देंगे। बच्चा कहता है सर कमाल कर रहे हो, मतलब क्या वैल्यू निकालने के ऐसे भी तरीके होते हैं, आंसर इज यस, कस्टम के अंदर बने हुए हैं। बट मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में 90% केस में वैल्यू सेक्शन में ही निकलती है, कुछ केस में रूल्स लग जाते हैं, और जहां रूल्स लग जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है फिर तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। या 4 के पास जाओ, 4 नहीं है 5 के पास जाओ, 5 नहीं है 6 कह रहा है, 7 के बाद 8 फॉलो करो। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो पहले 8 फॉलो कर लो फिर 7 फॉलो कर लेना। 7 है डिडक्टिव वैल्यू। डिडक्टिव मींस कि जो प्राइस इंडिया में बिक रहा है, जितने मतलब जितने का वो सामान बिक रहा है उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके तुम अपना प्राइस लेके आ जाओ, उस प्राइस को हम तुम्हारी वैल्यू बना देंगे। बच्चा कह रहा है नहीं निकल पा रहा सर, रूल नंबर 7 भी हमारा फॉलो नहीं हो पा रहा, डिडक्टिव वैल्यू हमारी नहीं निकल पा रही। तो फिर आ जाओ रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू मींस ऐसा करो, जहां से तुमने सामान लिया है उससे पूछो तुम्हारी कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, मतलब इसकी तुम्हारी कॉस्ट क्या है। भाई जो तुमने सामान इंपोर्ट किया ये पेंसिल, उसकी तुम्हारी वैल्यू नहीं निकल पा रही ना, तो भाई ऐसा कर उसको फोन कर, उससे इसकी कॉस्ट का ब्रेकअप मांग, उसकी कॉस्ट का ब्रेकअप मान ले और उसकी कॉस्ट में फिर खर्चे ऐड करता जा और अपनी वैल्यू निकाल ले। तो सोच के बोला, आपको क्या लगता है कि वो बाहर वाला बंदा अपनी कॉस्ट का ब्रेकअप मुझे देगा? भूल के भी नहीं देगा। सर अगर कॉस्ट का ब्रेकअप ही दे देगा तो मुझे पता नहीं लग जाएगा ये पेंसिल कितने की बनी है। आप खुद सोचो, एक बात मुझे सोच के बताना। एक बच्चा कहता सर मान लो मेरी दुकान है जी, मेरी दुकान है करियाने की, मेरे पास चिप्स का पैकेट है। बच्चा कहता है सर चिप्स का पैकेट आप 20 रुपए का बेच रहे हो, एक्चुअल में कितने का है? अगर मैं कह दूं कि चिप्स का पैकेट एक्चुअल में 5 रुपए का है, आपके तोते उड़ जाएंगे, कहोगे भाई साहब मतलब 5 रुपए की कॉस्ट है, आप 20 रुपए का बेच रहे हो, 15 रुपए कमा रहे हो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी ना सर। वही सोच के बोलना। रूल नंबर 8 कुछ ऐसी बात करता है, कहता हूं उससे कॉस्ट पूछ लो, कॉस्ट का ब्रेकअप पूछ लो, उसमें खर्चे ऐड करते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो, अपनी वैल्यू निकाल लो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है रूल नंबर 8। हाँ अगर वो मेरे को जानता हुआ, रिलेटेड पार्टी हुआ, फिर तो मुझे बता देगा। अगर मुझे जानता ही नहीं हुआ तो मुझे क्यों बताएगा वो कॉस्ट। बट गवर्नमेंट ने अगर बता देगा तो अच्छी बात है, कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर देना, वैल्यू निकाल लेना। अगर तुम्हारी वैल्यू कहीं नहीं निकल पा रही तो भैया फिर जिसको कहीं मौत नहीं मिल रही ना, उसको फिर मौत कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट कह रहा है हम तुम्हारी वैल्यू निकालेंगे, रेसिडुअली मेथड, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, फिर वैल्यू निकालेगा डिपार्टमेंट। जैसे जीएसटी में रूल नंबर 31 था। रूल नंबर 31 क्या था? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ऐसे ही कस्टम में रूल नंबर 9 है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जी। और आपको मैं दिखाऊं जी, ये देखो जी, रूल नंबर 4 ये आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू जी, ये आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू है। रूल नंबर 5 सिमिलर गुड्स की वैल्यू जी, ठीक है। रूल नंबर 6 में रूल नंबर 6 क्या है? रेसिडुअल मेथड में क्या लिखा है? देखो उसमें लिखा है कि फॉर एक्सपोर्ट द ट्रांजैक्शन वैल्यू वुड देन बी अराइव एट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट मींस बाय कस्टम ऑफिसर। फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए कह रहे हैं रूल 7 and 8 एज बिलो वुड बी इवोक्ड, ठीक है नी। अब रूल नंबर इवोक्ड का मतलब, इनवोक्ड का मतलब उल्टे हो जाएंगे जी। अब यहां पे 7 की जगह 8, 8 की जगह 7 कर सकते हो आप, यहां पे ध्यान रखना। रूल नंबर 6 के अंदर अब यहां पे देखो जी, रूल नंबर 7 डिडक्टिव वैल्यू है, जो आपका रीसेल प्राइस है उसमें से आप एक खर्चे माइनस कर दोगे, उसके बाद आपका जो प्राइस होगा उसके बेस पर आप कैलकुलेशन कर लोगे जी। बट ध्यान रखना जी, जो गुड्स आप यहां से उठा रहे हो, मतलब जो आप सामान इंडिया के अंदर बेच रहे हो, जो आपने प्राइस उठाया है वो 90 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं है आप कह रहे हो हाँ 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट कहती नहीं 90 डेज का लेटेस्ट प्राइस होना चाहिए जी। और रूल नंबर 8 है कंप्यूटेड वैल्यू, कॉस्ट में आप एडजस्टमेंट कर दोगे, वैल्यू निकाल दोगे जी। रूल नंबर 9 आपके इन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 9 रेजिडुअरी है, वैसे तो इन्होंने रेजिडुअरी इसको बोल दिया जी। एक्चुअल में ये रेजिडुअरी मेथड नहीं है, एक्चुअल में रूल नंबर 6 है, 8 की जगह 7 फॉलो करो, इन्होंने हेडिंग ही गलत डाल दीजिए। ठीक है, आपके जो नए लेटेस्ट रूल है मैंने आपको बता दिए, रूल नंबर 7, 8, 9। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बोलो, बस खत्म है जी, पैकअप हो गया जी, फटाफट से बोलो पहला पॉइंट क्या निकल के आ गया जी। अच्छा सुनना ध्यान से, आज हमारी रात को अभी 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी आज हमारी। आपके में ये मत कहना कि क्लास नहीं होगी तो मैं क्वेश्चन ही दूंगा, क्लास नहीं होगी उसका रीज़न एक है, उसका रीज़न ये है कि अभी हमारे वाईफाई वाले आए हुए हैं। आप सब जानते हो 2-3 दिन से मेरा चलते चलते वाईफाई बंद हो रहा है, और मैंने वाईफाई चेंज करवाने की बात की है। ठीक है, तो वो शाम को यहाँ पे आए हुए थे, चेकिंग कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो उसमें मैं क्लास ले नहीं पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन बना के आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा जी, मैं क्वेश्चन बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसके आंसर भी डाल दूंगा, बट एक साथ नहीं डालूंगा, पहले क्वेश्चन डालूंगा फिर डालूंगा आंसर, ताकि आप चेक करोगे। और फिर कल संडे को कस्टम की क्लास आने के चांसेस भी हैं, नहीं भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कल क्लास कस्टम की तो आ ही जाए, ताकि मंडे तक एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को तो कस्टम खत्म हो जाए। नहीं तो फिर मंडे तो हमारा इनकम टैक्स भी स्टार्ट होगा रात को लाइव, एमसीक्यूज वाला, और कस्टम की क्लास भी आएगी जी। बाकी मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दूंगा जी। ठीक है, टेलीग्राम पे प्लीज़ हर बच्चा वहाँ पे कनेक्टेड रहे सर, क्योंकि आप मुझे फिर मैसेज करते हो कि क्लास नहीं आई, इट मीन्स आप टेलीग्राम पे नहीं हो। तो प्लीज़ आपने, मैं कह रहा हूँ इतने सारे अपने टेलीग्राम कम से कम चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो काम के कम से कम, मेरा तो काम वाला है सर, मैं तो कभी उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन बेकार की बातें डालता नहीं, तो कम से कम वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की होती है। तो प्लीज़ आपने टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना ताकि पता लगे आपको। ठीक है, चलो मुझे फटाफट से बोल दो रही लास्ट टाइम बस। अब कौन कौन से रूल हैं जी? रूल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4 बताओ जी। 4 अगर वैल्यू मेरी सेक्शन में नहीं निकल पा रही फिर हम क्या करेंगे? रूल नंबर 4 किसकी वैल्यू निकालेंगे? आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू नहीं निकल पा रही। रूल नंबर 5 सिमिलर गुड्स की वैल्यू नहीं निकल पा रही। रूल नंबर 6 कहता है 7 की जगह 8 फॉलो कर लो। 8 की जगह मतलब अगर आप 7 के बजाय 8 फॉलो करना तो पहले आप 8 फॉलो कर सकते हो, फिर आप 7 फॉलो कर सकते हो। रूल नंबर 7 है डिडक्टिव वैल्यू, मतलब जो रीसेल प्राइस इंडिया में है उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके अपना प्राइस निकाल लो, बट वो 90 डेज के अंदर अंदर का प्राइस होना चाहिए। रूल नंबर 8 कहता है अपनी कॉस्ट उससे पूछ लो, कॉस्ट का ब्रेकअप ले लो, उसमें एडजस्टमेंट करके वैल्यू निकाल लो। रूल नंबर 9 कहता है भैया कहीं जिसको मौत नहीं मिलेगी वो तुम मेरे पास आ जाओ, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मैं तुम्हारी वैल्यू निकाल के बताऊंगा तुम्हारी वैल्यू कितनी है, और जो मैं वैल्यू निकाल के बताऊंगा उसके बेस पे तुम्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो ये रूल आपके निकल के आ रहे हैं जी, ठीक है। बस जी एक बार बस आपने ये रूल पढ़ने हैं, तो अब जाके फाइनली हमारा वैल्यूएशन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है जी। पूरा कंप्लीट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ड्यूटी कैसे निकालते हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, और कई सारे हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज मैं अलग से कराऊंगा ही कराऊंगा। और बस जी बाकी अब कल मुलाकात करेंगे, होपफुली कल हम करेंगे एक चैप्टर बैगेज का। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, अब मैं जो बात बोलूँगा तो मैं भी इनको लगेगा यार ये क्या मतलब है, बट यही मतलब है। आपका 2 लेक्चर अभी और लगेंगे, ठीक है। मैं चाहूँ तो ख़त्म कर दूँ सर, बट मैं नहीं चाहता, सही बताऊँ तो। देखो अभी हमारे एग्ज़ाम को ना अभी पढ़े हैं 10 मतलब ये लगा लो 20 दिन पढ़े हैं, तो कम से कम क्यों ना ऐसा करें कि क्लास में ही कस्टम खत्म हो जाए, मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर, कल एक चैप्टर हमें करना है बैगेज का, अगर मैं चाहूँ तो साथ में ड्यूटी ड्रॉबैक भी करवा सकता हूँ। बैगेज का चैप्टर पहले आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं था, इन्होंने अब वो भी डाल दिया। तो मैंने अब आप चेक करोगे ना मॉड्यूल, उसमें बैगेज का चैप्टर भी है, पहले वो नहीं था, पहले बैगेज हटा रखा था, इन्होंने वो भी डाल दिया। उस चक्कर में कल हम करेंगे बैगेज, और फिर जो लास्ट क्लास होगी मंडे को उसमें आपके जो बैलेंस छोटे मोटे टॉपिक होंगे उसको कंप्लीट करके एग्जीक्यूटिव वालों को कस्टम मंडे को पैकअप कर देंगे, और प्रोफेशनल वाले बच्चों के भी 2-3 लेक्चर और लगेंगे जी, ठीक है। बट टेंशन मत लेना सर, अगर साथ के साथ देख रहे हो इसके एमसीक्यूज भी करा दूंगा, आपका कस्टम पैक हो जाएगा जी, ठीक है। चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय। फिर मिलूंगा जी कल रात को 8 बजे कस्टम के लिए होपफुली, नहीं तो फिर मंडे को तो मुलाकात हमारी होगी जी, ठीक है। बाकी जीएसटी के एमसीक्यूज बना के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पहले सिर्फ क्वेश्चन डालूंगा, फिर उसके बाद मैं आंसर डालूंगा, अपने आंसर आपने चेक करके मुझे बताने हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।